जी, अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। मौसम में क्या हाल है? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जी है, जी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का आप शुक्र है। सुनाइए? अच्छा, अली का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन ये करा दूं कि माशाल्लाह से अली को हम पिछले 5 साल से जानते हैं। और अली को जो है हमें रिफर किया था हमारे बहुत ही अजीज दोस्त ने, जो कि जिनको हम पिछले कोई 25 सालों से जानते हैं। और वो बिलिंग में हमारे साथ थे, हमारे सीनियर थे, तो हाईली रिकमेंडेड थे अली। और अली ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस एक्सीड की हैं माशाल्लाह से 5 सालों के अंदर। तो अभी मेरी जितनी भी टैक्स के मामलात हैं वो अली हैंडल कर रहे हैं यूके के अंदर। तो अली से मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि मेरे पास कुछ क्वेरीज आती हैं डिफरेंट लोगों की, और जो कि इंटरेस्टेड हैं यूके की मार्केट को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करने में। बट वो जो चीज लैक करते हैं वो लैक ही करते हैं कि जैसे मिडल ईस्ट के अंदर टैक्स नहीं है। तो जब टैक्स नहीं है तो उसकी एजुकेशन भी नहीं है। तो उनको पता ही नहीं है कि टैक्स होता कैसे है, कैसे लगता है, क्या होता है, कितना डिविडेंड होते हैं, क्या होता है। तो वो बिल्कुल वो लैंग्वेज ही नहीं समझते टैक्स की। इसी तरह से पाकिस्तान में भी आपको पता है नरम गरम सिचुएशन है। कुछ लोग जानते हैं टैक्स को बहुत अच्छी तरह, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते टैक्स को। तो मैंने कहा कि जी बजाय इसके कि मैं अली से इंफॉर्मेशन लूं और फिर मैं शेयर करूं, तो बेहतर है कि हम अली के साथ एक सेशन कर लें, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं इस डोमेन के। और अली से फिर ये पूछा जाए कि यार अली, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर यूके के अंदर, तो आप उनको क्या गाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ, एक तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टैक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और कितना क्रिटिकल स्ट्रक्चर है वो। उसमें आपको जो है वो आपको इंटीग्रेट करना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेट किए बगैर आप यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते। कोई और बिल्कुल। दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे पाकिस्तान में हमारे कोई दूसरे रास्ते हैं, यहाँ पे हुँ, दूसरा रास्ता नहीं है। सो एक तो जी, वो वाली थोड़ा सा बताइए हमें, और फिर हम हुँ। इसके बाद आगे चलते हैं। कुछ मेरे पास सवाल हैं आपके लिए। ठीक है अली जी? अली हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो थैंक यू मोहसिन भाई। या इट ऑलवेज़ अ प्लेज़र कि आपके साथ काम करना, और आपके साथ काम करना वैसे ही बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट लाइक क्लाइंट और नहीं नहीं, वो एलसीडी। तो वो हम गुजार वेरी गुड चुके हैं वो रिलेशनशिप। तो जी। अब इसके अलावा वैसे हाँ, ये है कि आपका पॉइंट वैलिड है कि बहुत सारी इसमें यूके का टैक्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम्म। और उसके अंदर सबसे जो है चेंज कीप चेंजिंग एवरी ईयर, और समटाइम ये मोर देन वंस चेंज हो जाता है साल के अंदर अंदर अच्छा। जब होती है। जैसे कि अभी अक्टूबर के अंदर जैसे लेबर गवर्नमेंट आई है, और अभी बजट आ रहा है, तो ऑल आइज ऑन द बजट कि क्या होने वाला है, और एक्सपेक्टेड है कि काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, स्पेशली कैपिटल गेन टैक्सेस वगैरह में। अच्छा। तो इसलिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें टैक्सेस से, और गेट इन टच विद द राइट पीपल, कि हम्म आपको पता हो कि क्या चल रहा है, स्पेशली फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। तो जस्ट वैसे क्विकली मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं कि जरूर जरूर जरूर। train with the small accountancy firm, and then gradually work with the Smith and Williamson and KPMG. अच्छा। देन उसके बाद फिर मैं इंडस्ट्री में मूव हो गया, वेट फॉर पेट ग्रुप में। और उसके बाद फिर मैंने और मेरे बिजनेस पार्टनर है शिराज, हमने फिर डिसाइड किया कि अपना बिजनेस सेटअप करते। तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स अगो हमने ये बिजनेस सेटअप किया। उससे पहले के चल तो वैसे 5-6 साल से चला रहे थे, लेकिन पहले एक पार्ट टाइम था, लेकिन 3 इयर्स हमने प्रॉपर एस्टेब्लिश बिजनेस, और लेफ्ट द ऑल द जॉब्स एंड एवरीथिंग एंड वर्किंग फुल टाइम। वी हैव ऑफिस इन लंदन, वुलिच, नियर वुलिच आर्सेनल स्टेशन। राइट। वहाँ पे बेस है, और यहाँ से हम दोनों काम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमारी ऑफशोर टीम है, तकरीबन उसके अंदर 9 लोग हैं। कुछ पार्ट फुली क्वालिफाइड एसीसी हैं, कुछ पार्ट क्वालिफाइड है। ठीक हम्म। है। तो दिस इज स्मॉल इंट्रो। राइट राइट, नहीं जबरदस्त, ये बड़ा काफी गहरा इंट्रो है ये। क्योंकि वो जो डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए आपको, वो आई थिंक वो फिर हम सही बंदे से बात कर रहे हैं उस डेप्थ ऑफ नॉलेज के लिए। आपका ये थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह के आपके क्लाइंट्स हैं उनमें किस तरह की वैरायटी है आपके क्लाइंट्स में? रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स वगैरह भी हैं आपके आपके क्लाइंट्स? जी बिल्कुल। अच्छा। देखो, हमारे पास रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी हैं, और हमारे पास ऑनलाइन रिटेलर्स भी हैं, हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स के लोग हैं, हमारे पास वो लोग भी हैं जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। हम्म। अ, वो लोग भी हैं जो क्या नाम है, मल्टीपल बिजनेसेस होल्ड करते हैं, और मल्टीपल बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है उनके। और ट्रेडिंग बिजनेस करने के अलावा साथ साथ वो उन्होंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली लोग व्हाट पीपल लाइक टू डू कि एक नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस चल रहा है उनका,
वो एक प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर। और प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर जाके वो एज अ बैकअप इनकम जनरेट करते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करते रहते हैं। और बेसिकली इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मनी इन द सेविंग अकाउंट, दे पुट इन द प्रॉपर्टी, क्योंकि जाहिर है प्रॉपर्टी के अंदर पुट करने से ये फायदा है कि कैपिटल गेन आ जाता है। और दूसरा रेंटल भी ये कि आपको थोड़ा बेहतर मिल जाता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट तो अभी बढ़े हैं ना इन हालात में, जो हालात खराब हुए थे। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट तो बड़े खराब होते हैं यहाँ पे, तो आप अगर सेविंग्स में रखते भी हैं पैसे तो आपको रिटर्न्स तो इतने अच्छे नहीं मिलते थे नॉर्मल हालात में। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ये हमारे जो और इसके अलावा जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ऑनलाइन रिटेलर्स भी हैं, जिस तरह के स्पेशली जो कोविड के दौर के दौरान ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे थे बहुत सारे बहुत सारे start हो गए थे। और दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल, कि उन्होंने जो प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च की थी वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए। और ये जो हाँ स्पेशली ऑनलाइन रिटेलर्स के अलावा जो हमारे और बिजनेस है वो आईटी सेक्टर है। वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन वी हैव इन स्पेशली आईटी एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज राइट। जो है उसके अंदर स्पेशलाइज करते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज है जैसे आईओटी सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करती है, या और बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हमारा एक क्लाइंट है वो बिग जॉइंट्स हैं जिस तरह ब्रिटिश पेट्रोलियम वगैरह, उनके लिए सिस्टम डिजाइन करते हैं, तो अच्छा। उनको हम फुल वर्चुअल फाइनेंस ऑफिसर, वर्चुअल फाइनेंस डायरेक्टर की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे जो ज्यादातर क्लाइंट है वो टेक्नोलॉजी बेस है, प्रॉपर्टी बेस है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड है, और और ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, और इसके अलावा दूसरे बेसिकली वी आर ओपन टू ऑल द कंपनीज। जबरदस्त। वो डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन मौजूद है आपके पास जो कि बहुत हेल्पफुल होगी जो इन्वेस्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट। हाँ बिल्कुल। तो अब जिस तरह हमने डिस्कस किया था मौसमी, तो मैंने हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। बेसिकली ये है कि जो अगर कोई यूके से बाहर रहता है और यूके में आना चाहता है, और यूके में आके या तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ट्रेडिंग बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, किसी किस्म का भी कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, और या वो या यूके में आकर ट्रेड करना चाहते हैं, या इन्वेस्टमेंट देख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जी, तो बेसिकली मैंने एक प्रेजेंटेशन आपने बताया था कि ऐसी है। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी एक प्रेजेंट हमने हंगेरियन बिजनेस एसोसिएशन है उसके साथ हमने डिस्कस किया था, तो उनके साथ हमारा एक वो एग्जीबिशन था, उसमें हमने प्रेजेंट किया था कि वो जो दूसरे मुल्कों से लोग बिजनेस करने आ रहे हैं यूके में, या तो एज अ इन्वेस्टर आते हैं या एज अ बिजनेसमैन आते हैं, तो उनके लिए टॉप टॉप टैक्स टिप्स है कि वो क्या क्या चीजें हैं जो दे शुड अवेयर ऑफ दिस थिंग, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड नो कि क्या वो यूके में करने आ रहे हैं, और क्या क्या पॉसिबल टैक्सेस हैं, कितने रेट्स अवेलेबल हैं, क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, किस तरीके से अपने आप को वो स्ट्रक्चर करें, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करें अपने बिजनेस को, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं, और उसके बाद किस तरीके से अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं बिजनेस बंद करके तो किस तरीके से एग्जिट कर सकते हैं, व्हाट आर द टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है उनके लिए, और इसके अलावा वहाँ पे इन्वेस्टर को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। तो इफ यू लाइक आई कैन शेयर माय स्क्रीन। जी जी बिल्कुल, गो अहेड। आपने तो हमारी जिंदगी बहुत आसान कर दी। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ इस मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा बैरियर है एंट्री का, वो टैक्स को समझना है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ लॉ बहुत स्ट्रांग है और बिल्कुल, हर एक की समझ में आराम से आता नहीं है, तो वो फिर जब उनको समझ नहीं आता तो वो डरते हैं उससे। तो ये ह्यूमन नेचर भी है कि जो जिस चीज को जानो ना उससे डरो। तो हाँ बिल्कुल, वो वाला सिलसिला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सारे मिथ विथ जो है ना वो जरा साइड पे हो जाएं, और फिर कोई स्पेसिफिक इंशाल्लाह कोई इंक्वायरीज होंगी तो आपके साथ फिर हम सेटअप कर लेंगे उन हाँ हाँ सबको। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स नो मैटर ऑल। बिल्कुल। तो ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। वो बड़ी जबरदस्त बनी हुई है माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त डिजाइन हुई हुई है। हाँ, ये हमारे को इंटरनल टीम में एक है मार्केटिंग डील डील करती है, बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग, उन्होंने तैयार की थी।
अच्छा, तो so it's basically it won't be very long. I think maybe we can have at next 20 minutes, 50 to 20 minutes. जबरदस्त। ठीक है, और इसको थोड़ा इंटरैक्टिव कर लेते हैं। अगर आपके पास जो क्वेश्चन है आप मुझे स्टॉप करके जी पूछ जी सकते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ठीक है, तो हमने इसमें 3 हिस्सों में इंट्रो तो अभी हमने कर लिया। ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पैदा होता है, व्हाई टैक्स इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, हम्म और व्हाट आर द टैक्स टिप्स। सो हम्म। तो जो इफेक्टिव से आपका मतलब ये कि गैर जरूरी टैक्स ना पे करें, जी बिल्कुल, तो सही है ना? बिल्कुल, तो जिस तरह इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल एफिशिएंसी आपने किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। क्या हम्म आपने स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है बिजनेस के अंदर, आप जो करने आ रहे हैं वो किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि आप उसको अपने आप को टैक्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। यानी हम्म कि आपको मैं मिसाल देता हूँ कि इस तरीके से कि एक हमारा क्लाइंट है, उसका नाम है एलेक्स। ठीक है, हम्म। और ही इज डेंटल बिजनेस। बेसिकली वो खुद एक बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट है। तो ठीक है। वो डेंटल बिजनेस से स्टैब्लिश किया, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि देयर इज अ गैप इन द मार्केट। तो हम्म उसको रियलाइज हुआ कि देयर इज अ गैप इन द मार्केट, और हम्म एक जो कुछ डेंटिस्ट में कुछ एएल रिलेटेड हमें एक प्रोडक्ट बनानी चाहिए जो वहां से अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक R&D की रिसर्च की, डेवलपमेंट, और एक आईटी रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाया उसने, ठीक जो है। डेंटल लोगों के लिए। हम्म तो ही वाज दिस मार्केट में, एकदम उसे जब इन किया तो वो बूम हो गया। हम्म लोगों को बड़ा पसंद आया उस मार्केट में, उसकी सेल एकदम शूट अप कर गई। हम्म अ, और उसका कॉर्पोरेशन टैक्स इज वेरी हैवी बन हम्म गया, अराउंड 75,000 पाउंड। हम्म उसने एक फर्स्ट सेकंड फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। हम्म लेकिन जब वो अभी वो इन द मिडिल में था, तो उसने हमसे डिस्कस कर लिया कि उसने कहा, आई एम एक्सपेक्टिंग हाई टैक्सेस, हम्म हाई रेट, हायर टैक्सेस, व्हाट शुड, हाउ आई कैन इफेक्टिवली मैनेज माय टैक्सेस। हम्म तो पूछा कि तुमने और क्या क्या तुम्हारे उस बिजनेस में चल रहे हैं। उसने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने एक ऑफिस बाय करूँ। ठीक है, हम्म पर्सनल अपनी कंपनी के लिए, हम्म जिसके अंदर मैं अपनी पॉकेट से या बिजनेस से पैसे निकलवाऊंगा हम्म और उसमें बाय कर दूंगा। ऑब्वियसली जब वो पैसे वहां से निकलवाएगा तो ज्यादा सैलरी से निकलवाएगा या डिविडेंड से निकलवाएगा, और वो जाहिर है इट विल बी 100K 200K प्लस, इट विल बी, इसका मतलब ये है कि उसको हायर रेट के ऊपर टैक्सेस देने पड़ेंगे। हायर रेट हम्म से बढ़ा दिए गए 45 प्लस टैक्सेस, 45% टैक्सेस देगा अगर वो सैलरी से निकलवाता है, अगर 38.5% देगा अगर वो डिविडेंड से विड्रॉ करता है। हम्म तो उसने कहा हाई रेट पे टैक्स देगा। तो उससे हमसे डिस्कस किया हमने, कहा कि व्हाई इंस्टेड ऑफ दिस वन, तो हम एक प्रपोजल है कि अगर आप पेंशन, एक होता है पास पेंशन स्कीम, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म पेंशन स्कीम, तो अगर हमने कहा आप वो सेटअप करते हैं, इट विल अलाउ यू टू बाय बिजनेसेस, और वो आप उसमें जितनी पेंशन में पेमेंट करेंगे तो आपको लायबल एक्सपेंस भी है। इस तरह हमने उसको R&D के ऊपर गाइड किया। तो बेसिकली जो उसकी ह्यूज टैक्स लाइबिलिटी थी, अराउंड 70-80,000 पाउंड, वो in legitimate way, which is allowable way, with some pre-plannings, it will be reduced, and he has nothing to pay, and he saved the 75,000 and increase his cash flow. राइट। तो अब जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास हमें किसी को 70,000 देने हैं, और ऑल ऑफ द सडन आपके बैंक में खत्म हो जाना, बैंक बैलेंस खत्म हो जाना, लेकिन अब यू नो दैट दिस 70,000 इज नॉट गोइंग एनीवेयर, हम्म it will stay with you just because of speaking with the right people at right time. हम्म So it is critical, though that's why is especially in UK point of view, so efficient tax management is quite important, because it will help you to grow your business as well, because you will save the cash, and that cash will be reinvested back in your business, and then you हम्म can make more money. नहीं, बड़ी ठीक है। जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है आपकी ये। तो अब इस तरह हम टैक्स टिप की जब चलते हैं, तो हम्म टिप नंबर 1 है स्ट्रक्चरिंग योर बिजनेस। सो हम्म सबसे पहले जिस तरह जब आप कोई बाहर से आते हैं, या किसी भी जो लोग होते हैं यूके के अंदर भी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो मोस्ट पॉपुलर 3 वेज होते हैं। ये ऑल डिपेंड करता है कि आपके क्या ऑपरेशंस है। हम्म ठीक है, इट की हम्म डिसीजन बाय द बिजनेस ओनर्स है। तो या तो हम्म सोल ट्रेड आप एज इंडिविजुअल सेटअप कर सकते हैं। हम्म आपकी क्या, दिस इज माय सिंपल स्ट्रक्चर है, मिनिमल, उसके अंदर एडमिन कुछ नहीं होता, आप छोटा सा बिजनेस है, आप स्ट्रक्चर सेटअप करें हम्म और उसको चलाएं। फिर आप कहते हैं यार मी एंड माय फ्रेंड है, 2 बंदे हैं, हम उनको पार्टनरशिप भी सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपने लीगलाइज पार्टनरशिप करनी है, यानी कि आप एज अ रजिस्टर करना चाहते हैं कंपनीज हाउस के ऊपर, तो LLP भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन हम्म मोस्ट पॉपुलर फॉर्म जो है बिजनेस सेटअप करने की, वो लिमिटेड कंपनी है।
तो आप उसमें ये होता है कि आपकी जो लिमिटेड कंपनी से आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं ओनली फॉर द कंपनी, इज सेपरेट लीगल एंटिटी, और जो उसके जो शेयर होल्डर होते हैं या बिजनेस रन कर रहे होते हैं दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो उसके पॉजिटिव ये है कि देयर इज अ लायबिलिटी प्रोटेक्शन है कंपनी के अंदर, और उसके एक नेगेटिव ये है कि उसके अंदर एडमिन कॉस्ट यानी कि अकाउंटिंग आपको कॉस्ट और पेपर वर्क वगैरह ज्यादा जमा कराना पड़ता है, और उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगते हैं। इसी तरह जब आप सोल ट्रेडर वगैरह में होते हैं, पार्टनरशिप्स के अंदर होते हैं, इसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो आपके पर्सनल टैक्सेस लगते हैं, वो कंपनी के टैक्सेस नहीं लगते, जो पर्सनल टैक्सेस होते हैं। तो इसी तरह जो कंपनी होती है उसके ऊपर कंपनी के टैक्सेस लगते हैं, तो कंपनी के टैक्सेस अप टू 50,000 अगर आपका प्रॉफिट होता है उस पर 19% है, और अगर आपका प्रॉफिट 250K से ज्यादा है तो उसके ऊपर 25% कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है, और अगर इन बिटवीन है तो वो आपका मार्जिनल रेट लगता है विच इज से 20 to 25 के दरमियान आ जाता है टैक्सेस। राइट। और अगर इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल हो तो आपके इंडिविजुअल हो तो इसके ऊपर मैं जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें है अलाउंसेस वगैरह के ऊपर। ओके। तो उसमें मैं तो जो तो उसके ऊपर परसेंट टैक्स लगते हैं, वैसे बता दूं 20% बेसिक है, फिर उसके ऊपर इंक्रीज हो जाता है 40 to 45% टैक्सेस के सिनारियो में। और इसी तरह तो आप जो अच्छा, आप ये डिविडेंड कह रहे टैक्सेस हैं है, कि बेहतर है कि कंपनी बनाई जाए? जी ये डिपेंड करता है कि आप क्या कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा हाँ, स्ट्रक्चर बराबर। करना है। अगर आपको छोटा सा बिजनेस है, लेट से आप समझते हैं कि 500-600 पाउंड आपके पर ईयर आप बिजनेस होगा, तो व्हाट्स देयर इज नो पॉइंट टू सेट अप अ लिमिटेड कंपनी, आप सोल ट्रेडर भी कर सकते हैं, क्योंकि यूके के अंदर हर इंडिविजुअल को 12,570 पाउंड 12,570 पाउंड इज टैक्स फ्री अलाउंस अवेलेबल है। ठीक तो है। उस टैक्स फ्री अलाउंस का मतलब ये है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा पर्सनल सिनारियो में। अगर आपकी इनकम विद इन दिस लिमिट आ रही है तो देयर इज जीरो टैक्स, उसके ऊपर से लेके अराउंड नेक्स्ट 30,000 तक जो उसका बेसिक थ्रेशोल्ड है उस पर आपका टैक्स लगेगा अराउंड 20%। राइट। और कंपनी के अंदर सेटअप करते हैं तो कंपनी दायरा अपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देती है। हम्म ठीक है, हम्म तो that's the first tip ये थी कि how you want to structure, so it's better whenever you want to start a business or property company or anything you want to do, first thing is you need to structure yourself। ठीक है, किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर करना है, तो बेस्ट थिंग इज यू नीड टू स्पीक टू द राइट पीपल कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए मेरे बिजनेस का, क्योंकि हर पर्सन की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि हो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, तो हर बिजनेस प्लान के मुताबिक वेरी कर रही होती है। तो इसलिए इज बेटर कि आप किसी से एडवाइस ले लें कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अब टेक्स्ट टिप नंबर 2 है कि आप अपने जो अलाउेबल अलाउंसेस है, टैक्स फ्री अलाउंसेस, वो आप क्लेम करें। तो आपको पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टैक्सेबल अलाउंसेस है क्या, और उसके अंदर जैसे कि आपको पर्सनल टैक्सेस के अंदर आपको मैंने बताया 12,517 वो अलाउंसेस अवेलेबल है पर्सन के। इस तरह डिविडेंड अलाउंसेस अवेलेबल, डिविडेंड अलाउंस बेसिकली आपको बहुत रिड्यूस होती है, 500 पाउंड तक आप डिविडेंड अलाउंस अवेलेबल है। इसी तरह आपकी जो सेविंग इनकम है उसके ऊपर 1,000 पाउंड तक कोई टैक्स नहीं होता। तो इन इन टैक्सेस को आपको यानी अगर आपके पास सेविंग है 1,000 पाउंड जी पर ईयर, पर ईयर, तो उस पर आपको तो कोई टैक्स नहीं पे करना? हाँ इसी तरह अगर आपको डिविडेंड 500 पाउंड की मिलती है एक साल में, अगर कोई टैक्स नहीं है, और उसके अलावा आपकी कोई इनकम है, कोई भी इनकम है वो सैलरी से मिली है किसी और से अप टू 12,570 पाउंड, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा। टैक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके ठीक है। ऊपर बेसिक रेट आएंगे और उसके ऊपर हायर रेट आएंगे। तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ, जिस तरह स्लैब रेट्स बनाए हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी स्लैब रेट है कि मुख्तलिफ, पहले इस लेवल पे फिर इस लेवल पे, इस तरह ये डिफरेंट स्लैब रेट बनाए हुए हैं। इसी तरह जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो टैक्स फ्री अलाउंसेस हैं, जैसे कि अगर कंपनी बहुत सारी चीज होती है जो आपको नहीं पता होती, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे होते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम है, HMRC ने अलाउ किया हुआ 6 पाउंड पर वीक आप अलाउंस क्लेम कर सकते हैं 312 पाउंड के हिसाब से। इसी तरह जो आप बिजनेस माइल्स करते हैं, आप बिजनेस के लिए बिजनेस के लिए जो आप गाड़ी चलाते हैं अपनी पर्सनल कार, वो जाहिर है उसके अंदर आपकी गाड़ी होती है, माइलेज, पेट्रोल, इंश्योरेंस, MOT, रोड टैक्स सब कुछ शामिल होता है, वो आप पर्सनल पॉकेट से दे रहे होते हैं। तो HMRC आपको अलाउ करता है अगर आप बिजनेस माइल कर रहे हैं विच इज 45p पर माइल, आप क्लेम कर सकते हैं अप टू 10,000 माइल, और 10,000 माइल से ऊपर जितने माइल होंगे उसके ऊपर 25p पर माइल आप क्लेम कर सकते हैं एज एक्सपेंस। लेकिन डेफिनेशन ऑफ द थिंग्स इज it should be wholly exclusively and necessarily for business purpose। तो वो बेसिकली पर एक सर्टेन परसेंटेज है जो जी गाड़ी की जो आप यूज कर रहे हैं उसमें अपना पर्सनल जो यूसेज है उसको निकाल के जी आपको बिल्कुल बिजनेस पे बताना होगा, प्रूफ करना होगा कि ये आप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जो बिजनेस के लिए माइल्स करते हैं वो इज अलाउबल एक्सपेंस फॉर द कंपनी।
ठीक है। ठीक है। इसी तरह बात सुनारी में होता है, पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आप के पास फैमिली अलाउंसेस भी होती है, यानी फैमिली अलाउंसेस में होती है कि आपकी मिसेज होती हैं, आपकी हम्म, वो आपकी हेल्प आउट कर रही होती हैं, आपके स्पाउस होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो बिजनेस में एक लिहाज से रोल प्ले कर रहे होते हैं, किसी न किसी हम्म, तरह आपकी सेक्रेटेरियलशिप दे रहे होते हैं, या हम्म, कभी आपकी हेल्प आउट मुख्तलिफ चीज़ों में, फोन कॉल्स में या टाइम शीट्स अपडेट कर रहे होते हैं, तो आपको उनको शायद उम्मीद अंदाजा नहीं है लोगों को, तो वो उनके पर्सनल अलाउंसेस भी अवेलेबल होते हैं टैक्स फ्री, तो वो भी इज पॉसिबल कि आप मैक्सिमाइज फैमिली टैक्स अलाउंसेस हैं, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं इफ दे आर रिलेटेड टू योर बिजनेस। हाँ, तो वो तो फिर इंक्रीज हो जाएगा अगर वाइफ का भी हाँ ऐड हो गया बिल्कुल। और बेटे का बिल्कुल भी ऐड हो गया। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आप बिजनेस से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, लेट्स हाँ। से अगर आपका बिजनेस है, तो आपके नॉर्मली आप कहते हैं ओके गिव मी द सैलरी ऑफ 12,570 पाउंड, हम्म, आप वो ले लेते हैं, उस पर टैक्स कोई टैक्स नहीं देते, ठीक हम्म, है। लेकिन आप चाहते हैं इसमें ज्यादा पैसे विड्रॉ करूं, जब आप ज्यादा पैसे विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा अप टू सर्टेन लिमिट, 37,000 जो भी लिमिट है इसकी, उसके हम्म, बाद उससे ऊपर आपको हायर रेट देना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं कि माई वाइफ भी तो ऑल्सो वर्किंग विद मी, हम्म, तो अगर हम 12,570 उनको दे देते हैं, हम्म, ठीक है, तो 24,000 ये हो गए, और हम्म, उसके बाद कहते हैं माई सन इज आल्सो वर्किंग हेल्पिंग मी विद लॉट ऑफ थिंग्स, तो हम्म। उसको भी हम देते हो, तो आप 12 24 तो इसमें 36 के, तो आप सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं विद इन द फैमिली विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। वाओ, वाओ, ये तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, लेकिन उसमें ये है कि दे हैव अ स्मॉल पार्ट और सम पार्ट इन द बिजनेस, हाँ, देख मतलब ऑब्वियसली वो यू शुड बी नॉर्मली एबल टू प्रूव इट ना कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग। या बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली ये बिजनेस होता है, और बिजनेस फैमिली बिजनेस, क्योंकि जैसे कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, उसको क्या नाम है, वो तो फैमिली बिजनेस ही हो रहा है, क्योंकि पूरा पूरा फैमिली ही इन्वॉल्व हो रही होती है बिजनेस के अंदर, अगर आप देखते हैं वो तो डिलीवरीज में और इसमें और वो बिल्कुल बिल्कुल, वो कॉल्स घर में। भी बिजनेस होता है, किचन भी बिजनेस होता है, बच्चे वगैरह सारे बिजनेस में चल रहे होते हैं सारे, यानी कि वो होल फैमिली इन्वॉल्व होती है, तुम ये कर लो, तुम वो करो, तुम ये कर लो, सही है। ठीक है। तो हाँ, सही। दैट्स तो आप इसके जो मैक्सिमाइज कर सकते हैं फैमिली टैक्स अलाउंसेस को, गुड, ठीक है। गुड। तो इसी तरीके से अपना अब एक ये भी है कि उसमें ये भी होता है कि आप बिजनेस ग्रो हो गया, ठीक है, और जैसे कि आप सैलरी हायर रेट के ऊपर है, ठीक है, और आप शेयर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपकी मिसेज भी शेयर होल्डर है, आपके बच्चे भी शेयर होल्डर हैं, और आप चाहते हैं कि यार अपने मिसेज और बच्चों को भी आप कुछ डिविडेंड वगैरह देना चाह रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं आपको डिविडेंड ना मिले, तो उनको आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस तरीके से, जिसे कहते हैं स्मार्ट शेयर स्ट्रक्चरिंग। तो आप चाहते हैं कि आप डिक्लेयर करें आपकी वाइफ को डिविडेंड मिल रही है एक साल, नेक्स्ट ईयर आपके एक बच्चे को डिविडेंड मिल रही है, और एक साल आपको डिविडेंड मिल रही है, तो आप इससे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डिफरेंट स्मार्ट शेयर स्ट्रक्चरिंग के जरिए, कि आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डिविडेंड बिजनेस से विड्रॉ करने के लिए, राइट। क्योंकि आपने ये देखना होता है, नॉर्मली ये जो होता है कि स्मॉल बिजनेस के अंदर, कि जब वो हायर रेट पे जाने लगते हैं, विच इज वेरी आई मीन फ्रॉम, अगर आप एक पैसे कमा रहे हैं और आप अराउंड इफेक्टिवली 40% ऑफ द मनी हम्म, आप जो विड्रॉ करेंगे वो आप गवर्नमेंट को दे देते हैं, आप बेसिकली अराउंड 60% इफेक्टिवली अपने पास आपके पास आते हैं, हम्म, तो आप यू प्रेफर कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं ताकि आपको हम्म, इनटेक होम ज्यादा हो, तो हम्म, देन यू कैन स्ट्रक्चर द होल बिजनेस बेस्ड ऑन योर फैमिली सिनारियो, सो आप हम्म, अपनी फैमिली को अलाउंसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और उनको आप डिविडेंड दे सकते हैं। इसी हम्म, तरीके से आप अपने बच्चों की, जिस तरह आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या उनकी कोई ट्रिप्स होते हैं, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप कहते हैं चलो एक ट्रस्ट बना लेते हैं, उसके अंदर हम शेयर्स होते हैं उसमें डाल देते हैं, और आप डिविडेंड ट्रस्ट को चली जाती है, ट्रस्ट से फिर आपके बच्चों को एक बेनिफिशियल ऑनर बन जाते हैं, और वो विड्रॉ कर लेते हैं वहां से पैसे, तो उनकी स्कूल की हम्म, फीस वगैरह, ट्रिप्स वगैरह वहां से दी जा सकती है। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ये बेस्ड ऑन द पर्सनल सर्कमस्टांसेस और पर्सनल प्रेफरेंसेस के, और कितने मनी बिल्कुल। विड्रॉ करना चाहते हैं आप, ये उसकी बेस के ऊपर आप बेसिकली देयर इज अ ऑप्शन कि आप अपनी फैमिली टैक्स अलाउंसेस को मैक्सिमाइज करें, यानी कि जो हम्म, भी बिजनेस आ रहा है उसको एक अपना पूरा सिनेरियो देखना चाहिए कि हाउ कैन आई यूटिलाइज माय फैमिली टैक्स अलाउंसेस इन हम्म, इन इन द होल हम्म। अच्छा, सिनेरियो। ये बताइएगा कि कंपनी जब लेट्स से एक दफा रजिस्टर हो गई, जी। लिमिटेड कंपनी बन गई, हम्म और उसमें आपने शेयर होल्डर्स ऐड कर दिए, एक दो हम्म तीन कर दिए। अब हम्म उसके बाद अगर वो शेयर होल्डर्स चेंज करने हैं, जी। या वो किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका एक पीरियड है कि जी एक साल तक नहीं चेंज कर सकते, एक साल के नहीं नहीं, वो बाद किसी चेंज? वक्त भी, किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं। आप शेयर ले लिए आपने, फर्स्ट आपने शेयर दे दिए हैं अपने एक फ्रेंड को, और आपके पास हम्म, फैमिली, आप चाहते हैं कि जो फ्रेंड है वो अपने शेयर सेल कर दे आपको,
तो वो किसी वक्त भी आप उससे बाय आउट कर सकते हैं, उससे कहते हैं आप शेयर भेज दो, एंड देन देयर इज द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर की कॉस्ट क्या थी और सेलिंग प्राइस क्या है, उसके ऊपर अगर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कैपिटल गेन, अगर कैपिटल गेन है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा बेस्ड ऑन हिज पर्सनल सर्कमस्टांसेस, तो या तो 10% या 20% कैपिटल गेन टैक्स देगा। लेकिन वो चेंज हो सकता है किसी भी वक्त, हाँ बिल्कुल, एनी टाइम प्रॉब्लम नहीं है कि वो हमें कोई टाइम पे करना है चेंज। अच्छा, एक कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट है या वो भी? नहीं, अनलिमिटेड है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, और उसमें ये भी नहीं है कि किसी का कोई ज्यादा शेयर हो, किसी का कम, सबके इक्वल शेयर भी हो सकते हैं? बिल्कुल इक्वल भी हो सकते हैं, आप जिस तरीके से स्ट्रक्चर करना हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर करना चाहें कर सकते हैं। और मिनिमम एज जो है वो इसकी, लेकिन एक बंदा ऐसा होगा जो एक वी शुड हैव इन अ कंपनी, देयर शुड बी अ पर्सन हु हैव अ पर्सन ऑफ अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल, जिसके ऊपर बिजनेस को कंट्रोल करेगा, रन करेगा, आइदर बाय उसके 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 या तो वो 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड करता हो, या बाय वोटिंग राइट या बाय कंट्रोल। अच्छा, वो भी स्ट्रक्चर में है कि अगर वो 20 अगर वो नहीं करता ज्यादा शेयर्स, तो उसको फिर बाकी चीजों में उसको हाईलाइट किया हुआ कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम एज क्या है आई प्रिज्यूम इज शेयर होल्डिंग की, ये मुझे डबल रीचेक करना पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टरशिप की आई प्रिज्यूम बट स्टिल माइनर नहीं हो सकता, लेकिन शेयर होल्डर कैन बी अ माइनर, कैन बी अ शेयर होल्डर, बट आई नीड टू चेक दिस पॉइंट अगेन। राइट, तो आप माइनर जो है वो अंडर 18 कह रहे हैं? जी, अंडर 18 माइनर। ओके ओके ओके, बट दिस पॉइंट नीड टू बी रीचेक। नहीं, नो प्रॉब्लम, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। जबरदस्त, ये बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, और ये तो आई एम श्योर बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये सारी। बिल्कुल। एक अब हम इसकी तरफ आते हैं कि दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड इंसेंटिव बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट इज R&D। बहुत सारे बिजनेसेस हैं यूके के अंदर, और HMRC और गवर्नमेंट जो है उनको इनकरेज करती है कि आप अपनी इनोवेशन में इन्वेस्ट करें, आप इनोवेशन की तरफ जाएं, और आप जो आपकी जो अनरिजॉल्व चैलेंजेस हैं बहुत सारे, उनको आप सॉल्व करें, अनसर्टेनिटीज हैं उनको रिजॉल्व करें थ्रू इनोवेशंस। तो उसमें आप जितने पैसे स्पेंड करते हैं इनोवेशन के ऊपर, तो इस उसके अंदर जितने भी पैसे स्पेंड करते हैं HMRC को बेनिफिट देती है उसके कॉर्पोरेशन टैक्स। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं कि इट्स नॉट जस्ट लाइक ये कोई लैब में व्हाइट कॉलर इतना नहीं है कि आपने उसमें साइंसदान खड़े होंगे, वो हो रहा होगा, नॉट नेसेसरी। ये अब किसी कंपनी में भी अप्लाई हो सकता है, उसके प्रोसेसेस पे अप्लाई होता है, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है जो आप अपने सिस्टम में कर रहे हैं। इसमें अनसर्टेनिटीज और जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जहाँ पे होती है उसके अंदर अप्लाई हो सकता है। और ये कंपनीज है जैसे इंजीनियरिंग में, डिजाइन में, IT कंपनीज में जो, और इसमें वो थाउजेंड ऑफ पाउंड की टैक्स सेविंग है। जिस अभी आपको मैंने बताया था ना कि एग्जाम्पल जिस हमारे क्लाइंट था उसने अब ये जो अब जिस ये छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अब कोई भी अब कंपनी से अपने 10,000 पाउंड R&D पे स्पेंड किए, आप कहते हैं 10,000 पाउंड के ऊपर आपका 25% टैक्स है बच गया, ठीक है। और HMRC कहता है कि जो अभी परसेंटेज चेंज होगी 86%, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है मोस्टली फैक्टर्स के ऊपर। तो लेट्स से अगर हम फर्स्ट ये इस 86% के ऊपर ही चलते हैं, तो हम कहते हैं कि 8,000, HMRC कहता है 10,000 प्लस आप 8,600 एडिशनल एक्सपेंस आप हमारी तरफ से ऐड कर दें इसके अंदर, तो इट बिकम 18,600। तो यू कैन सेव एडिशनल 2,150 पाउंड फॉर द टैक्सेस, which is a huge number, or which is a increase in your cash flow। यानी कि आपने अगर टैक्स देना है और आपको पता है कि उसमें से 2,150 पाउंड आपने नहीं देना, because you spend the money on R&D or you qualify for R&D। तो ये जो 8600 है, ये कि गवर्नमेंट देती है आपको? ये आपके दो ऑप्शन है, या तो आप अपना टैक्स सेव कर लें या टैक्स कर लें, यानी कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करवा लें इस अमाउंट से, या एक स्पेसिफिक अमाउंट है जैसे कि 10%। अगर आपने कहते हैं यार वो कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी के पास कोई टैक्स बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो वो उनको HMRC उनको क्रेडिट दे देती है, उनके बैंक में पैसे डाल देती है, लेकिन वो जिस परसेंटेज से डालती है वो एक लोअर परसेंटेज है। यानी कि आई प्रिज्यूम इट इज एट द मोमेंट इज 10% ऑफ द R&D अलाउंसेस जो है आपके एक्सपेंसेस है ना, उसका 10% आपको वो दे देगी HMRC। अच्छा, आपके बैंक में, यानी कि आप बैंक आपकी बेसिकली उन्होंने बैंक में पैसे डाल के आपके हेल्प यू विद द कैश फ्लो बिकॉज यू आर डूइंग R&D। ये भी बड़ा पॉइंट है ये। एंड यू कैन गो बैक 2 years कि आप 2 फाइनेंशियल ईयर जो है आपके, उनमें आप दो टैक्स ईयर, बेसिकली नॉट फाइनेंशियल टैक्स ईयर, आप वापस जा सकते हैं। थोड़ा सा टैक्स ईयर बताइएगा, ये कब क्लोज होता है?
ये बेसिकली हर कंपनी का डिफरेंट होता है, हर कंपनी के 12 मंथ का टैक्स ईयर होता है। तो लेट्स से अगर आपने कंपनी सेटअप करते हैं 1 जनवरी को, तो 12 मंथ्स है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर आपका फाइनेंशियल ईयर भी है और टैक्स ईयर भी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर आपका यही हो गया। तो ये आपका क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने जो अपने टैक्स रिटर्न सबमिट करने होते हैं वो के बाद होते हैं, वो अगले साल होते हैं, सही है ना? जी बिल्कुल, जो आपका टैक्स ईयर गुजर जाता है उसके 9 मंथ के बाद, 9 मंथ के अंदर अंदर हमने अकाउंट्स सबमिट करने हैं कंपनीज हाउस को। जो अकाउंट्स होते हैं या तो माइक्रो अकाउंट्स होते हैं, फुल सेट ऑफ अकाउंट डिपेंड ऑन द टर्नओवर, वो जो 3 रिक्वायरमेंट्स है वो हम सबमिट करते हैं कंपनीज हाउस को। ठीक है, वो 9 मंथ्स के अंदर। और हमने जो कॉर्पोरेशन टैक्स देना होता है वो 9 मंथ एंड 1 डे में, अगर कोई कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो भी हमने देनी होती है 9 मंथ एंड 1 डे के अंदर। तो लेट्स से अगर 31 दिसंबर हमने कंपनी सेटअप की 1 जनवरी 2024 को, उसका ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2024। उसके जो फर्स्ट अकाउंट सबमिट होंगे वो होंगे 30 सितंबर 2025 से पहले कंपनीज हाउस में जमा होने चाहिए, उससे पहले। उसके बाद पेनल्टी लग जाएगी। और जो सब कॉर्पोरेशन टैक्स है वो 1 अक्टूबर तक कॉर्पोरेशन टैक्स HMRC को जमा होना चाहिए। और उसकी जो टैक्स रिटर्न है HMRC के पास, जो कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न है वो है 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर। तो हमारे पास यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न जो है ना उसके लिए हमें 1 साल है, कंपनीज हाउस पे 9 मंथ है, कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए 9 मंथ एंड 1 डे है। राइट। तो ये हमें दोनों जगह कराना जरूरी है? जी, ये दो बेसिकली ऑल द अकाउंट्स गो टू 2 प्लेसेस। वन प्लेस इज कंपनीज हाउस, वो पब्लिक रिकॉर्ड है, वो दुनिया में हर बंदा देख सकता है। ठीक है, पाकिस्तान में बैठे कंपनीज हाउस पे जाएंगे, आपके अकाउंट्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन वो बैलेंस शीट पेज होता है, उसके ऊपर सिर्फ बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉफिट एंड लॉस उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन वो कोई क्लेवर बंदा को देख भी वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ द कंपनी इज डूइंग। ठीक है, जस्ट बेस्ड ऑन द नेट फंड्स वगैरह, शेयर होल्डर फंड को देख के ना अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कैसे जा रही है। ठीक है, तो एक तो ये, दूसरा HMRC के पास ना उसके फुल रिकॉर्ड आता है, सारा डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल द नोट्स एंड टू द अकाउंट्स, ऑल द ब्रेकडाउन ऑफ द बैलेंस शीट आइटम्स, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है HMRC के पास। लेकिन जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो आपने 3 महीने पहले पे करना है। हाँ, वो 3 महीने पहले पे करना होता है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो मोस्ट प्रोबब्ली आप ये रिटर्न बाद में सबमिट करा दीजिए, लेकिन टैक्स पहले पे कर दें। हाँ, टैक्स पहले पे करते हैं। तो आमतौर पे हम ये करते हैं कि वो अकाउंट्स, कंपनीज हाउस और कॉर्पोरेशन टैक्स सारी चीजें इकट्ठी सबमिट करते हैं, इकट्ठी सबमिट कर देते हैं। हाँ, ताकि वो हर चीज क्लियर ही हो जाए, क्लोज हो जाए, अच्छी बात है। फ्रॉम लेकिन R&D के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट ये आखिरी जो लाइन है इसकी, आखिर R&D के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साल का मतलब ये है कि जैसे अगर हमारी कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2024, अगर हम इस साल का R&D क्लेम जो है वो हम बाय 31 दिसंबर 2026 तक हम सबमिट कर सकते हैं। तो हमारे पास वी हैव 2 इयर्स। नहीं, ये बता रहे हैं कि वो जो जिस पिच पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं वो कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, क्या क्या काम आप इसके अंदर रह के कर सकते हैं। तो वो जो एक स्टेटमेंट है कि यार आप पे इतना टैक्स लगेगा, वो एक स्टेटमेंट है, उसके चारों तरफ पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। बिल्कुल, इकोसिस्टम ये बता रहा है कि आप अलाउंसेस कितने क्लेम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करें, कितना R&D का कितना अलाउंस है, और फिर वो अगर आप घर में बिजनेस कर रहे हैं तो वो उसमें बच्चों को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग और सिस्टम्स बने हुए हैं, क्योंकि अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे तो फिर आप तो वो सिस्टम से फायदा नहीं उठा रहे, जो बेसिकली असिस्ट कर रहा है कि तुम जो सिर्फ टैक्स मत देखो, बाकी चीजें भी देखो मैंने से किस तरह से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस इज नॉट जस्ट लाइक आपने आके जस्ट स्टार्ट रनिंग, इज जस्ट स्मार्टली रनिंग, हाउ यू स्मार्टली रन द बिजनेस। जी, और इसमें एक और भी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं नोट कर रहा हूँ, वो नोट ये कर रहा हूँ कि वो ये बता रहे हैं कि देखिए बात पैसे की नहीं है, बात है वैल्यू क्रिएशन हो रही है ना, पैसा तो रिफ्लेक्शन है वैल्यू क्रिएशन का। कि तो एक शक्ल है वैल्यू क्रिएशन की पैसा, बाकी जो वो है कि हम किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से आपको ग्रांट दे रहे हैं कि इनोवेशन, क्योंकि अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे तो आगे नहीं जा सकोगे। हम आपको असिस्ट कर रहे हैं कि भाई हम आपका टैक्स कम कर देंगे और अलाउंसेस दे देंगे, वो सब, तो वो पूरा आपके साथ हैं हम उस वैल्यू के। तो पैसे तो हमें मिल रहे हैं लेकिन हम पैसे नहीं ले रहे। हाँ बिल्कुल, यानी कि सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट पे, यानी गवर्नमेंट इज विद यू इन योर क्लब। हाँ,
और ये बड़ा हम लोगों के लिए बड़ा रिलीफ है जो पाकिस्तान का टैक्स स्ट्रक्चर देख कर आए हुए। हाँ नहीं, गवर्नमेंट का यूके का है, और आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको फॉलो करना है, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट विल हेल्प यू योर बिजनेस टू थ्राइव। ठीक है, तो आप आगे जा सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा आपको। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जी आगे चलिए। प्रॉपर्टी एंड द पेंशन जनाब। अच्छा, तो प्रॉपर्टी है कि क्या नाम है, अब इस तरह एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये पहला पॉइंट है कि आप, बहुत सारे लोग होते हैं, एक कंपनी सेटअप करते हैं, ट्रेडिंग कंपनी, कहते हैं यार हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि यार अब हम इसके अंदर से ना एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो अभी रिसेंटली एक केस हुआ कि एक लेडी एक बड़ा अच्छा बिजनेस चला रही थी, उन्होंने 2 प्रॉपर्टियां थी उस कंपनी के अंदर, और ट्रेडिंग बिजनेस भी था। लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस को क्या हुआ कि उसके अंदर किसी कस्टमर ने उनको सू कर लिया, ठीक है, एंड वो इंश्योर्ड थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजन इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सका, और शी लॉस्ट द कोर्ट केस, और देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उस कस्टमर को पे करनी पड़ी। उन्होंने कहा तो मेरी तो कंपनी है, कंपनी से तो मैं नहीं पे कर सकते, मेरे पास तो पर्सनल पैसे नहीं है, यानी कंपनी पे करेगी ना, क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। गो एंड गेट द मनी फ्रॉम द कंपनी। एंड जो कंपनी के पास गए तो कंपनी ने कहा कि वी डोंट हैव द मनी। तो कंपनी की जब बैलेंस शीट वगैरह देखी उन्होंने कहा इसमें तो प्रॉपर्टीज है, पे द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज है, तो बेचो प्रॉपर्टी और कंपनी को तो बंदे को पेमेंट करो। तो शी इज एंड अप लूजिंग बोथ द प्रॉपर्टीज एंड मेकिंग द पेमेंट टू द कस्टमर। तो इसलिए ये होता है कि आप किस तरीके से, गेम बैक टू द फर्स्ट टिप नंबर 1, कि आप स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टी कंपनी स्ट्रक्चर करी है, स्पीक टू द राइट पीपल, कि आप राइट पीपल से अपने आप को स्ट्रक्चर करें प्रॉपर्ली। आप ये भी स्ट्रक्चर फिर कर सकते हैं कि आप एक सेपरेट कंपनी हो जो सिर्फ प्रॉपर्टी की कंपनी हो, जिससे प्रॉपर्टी उसका कोई ताल्लुक उसके साथ ना हो, आपके और ऑपरेशनल बिजनेस। बिल्कुल, और सेपरेट कंपनी, एक लीगल कंपनीज हो जो प्रॉपर्टीज ओन करें, सेपरेट कंपनी हो जो प्रॉपर्टी को मैनेज करें, मल्टीपल प्रॉपर्टीज को, और टेनेंट से डील करें, और सारे सर्विस चार्जेस। अच्छा, वो सब डिस्कनेक्टेड हो। हाँ बिल्कुल, यानी कि आप एक कंपनी लीगल ओनर हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज की, हो सकती है, और एक कंपनी उनकी रेंट कलेक्शन या स्टेट एजेंट टाइप, यानी कि वो गॉट इट, पैसे मैनेज कर रही है, टेनेंट से डील कर रही है, लड़ रही है, लोगों से जाके पैसे रिकवरी कर रही है, नोटिस भेज रही है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो, वो सेपरेट लीगल एंटिटी। और आप ट्रेडिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस, वो एक सेपरेट हो, ठीक है। तो आप अपने आप को शील्ड बनाएं अपनी इसमें, और इसको आप ग्रुप स्ट्रक्चर में भी सेटअप कर सकते हैं। आप एक होल्डिंग कंपनी बनाए, ग्रुप के अंदर ले आए, और अल्टीमेटली ग्रुप जो हो वो होल्डिंग कंपनी आपकी बाकी सारी कंपनियों को मैनेज करिए, और आप होल्डिंग कंपनी को मैनेज कर रहे हो। वंडरफुल। अच्छा अली, मेरे एक क्वेश्चन है, वो जो आपने अभी केस बताया खातून का, कि वो उनको फिर इवेंचुअली पे करना पड़ा अपनी प्रॉपर्टीज बेच के, तो अगर फर्ज करें उनके पास ये प्रॉपर्टीज नहीं होती जी, और वो डिस्कनेक्टेड होती, जैसे आप बता रहे हैं कि अगर उसको डिस्कनेक्ट कर देते तो फिर क्या होता? फिर वो सिर्फ उतना ही पे कर सकते थे जितने जितने उनकी कंपनी में एसेट्स थे, बस। जी बिल्कुल, नहीं, वो उसकी बैलेंस अफोर्डेबिलिटी शीट पे चला जाता है ये। हाँ बिल्कुल, कंपनी लिमिटेड थी कि उसके एसेट्स के तक जा, दिस इज द प्रोटेक्शन, टिप नंबर 1 में यही है ना कि लिमिटेड कंपनी के सेटअप करने का ये है कि अगर आपके ऊपर लायबिलिटी इस तरह होती है तो वो लायबिलिटी ऑफ द कंपनी है। कंपनी के पास जैसे कि लैपटॉप है, एक कंप्यूटर है, 2-3 टेबल्स है, और बैंक में बैलेंस है, और थोड़ी सी रिकवरी है, तो कोर्ट कह सकती है ये सारे पैसे लो और इनकी पेमेंट कर दो, गॉट इट, दैट्स द मैक्सिमम देगा। लेकिन अगर वो उनकी पर्सनल नाम पे अगर सोल ट्रेडर होती, तो फिर then नहीं होता। उसको अपना they may she end up losing her personal income, personal saving and personal house as well। देखें कितनी अच्छी एग्जांपल आपने दी है अली, इसे समझना चाहिए लोगों को कि जो स्ट्रक्चरिंग है पहला स्टेप, उसकी जो गाइडेंस है वो कितनी जरूरी है। यानी जब आप कंपनी बना रहे होते हैं तो आपका इतना फोकस नहीं होता, अच्छा क्या करो, सोल ट्रेडर बना दो, अच्छा ये कर दो वो कर दो, तो आपने उस चीज को ना हर एंगल से सोचा हुआ नहीं होता। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक्सपर्ट लोग हों जो कि आपको गाइड कर सकेंगे, देखें ये और ये भी, और ये तो ऑब्वियसली जिस तरह की मार्केट्स हैं, जैसे ये सूख की आपने बात की, ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और यहाँ ये चीजें चलती रहती हैं, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, और सब चीजें लॉ के अंडर आती हैं, तो लॉ फुली यूटिलाइज होता है यहाँ। ऐसा नहीं है कि वो जी आपने जाके कोई पूछने वाला ही नहीं है आपका, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है ना यहाँ तो। नहीं 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 बिल्कुल, और यहाँ लोगों की फेवरेट हॉबी है सू करना। डॉग को एक्सरसाइज करना जो है वो फेवरेट हॉबी है यहाँ पे। यानी कि अक्सर लोग वैसे ही सू कर रहे थे चलते फिरते ही।
हाँ बिल्कुल, नहीं छोटी बिल्कुल छोटी बातों में क्लेम कर डाल देते हैं, तो इसलिए आपको अपने को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी हर वेरी लिहाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। ठीक है, चलें आगे चलें। अब जैसे कहा से। कमर्शियल प्रॉपर्टी, क्या हाँ क्या अगर कम, रेजिडेंशियल और जी कमर्शियल में डिफरेंस है कोई जी ओनरशिप जी के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कमर्शियल प्रॉपर्टीज ये कि उसमें रेजिडेंशियल तो ये ना, अब जैसे कि स्टेट टेनेंट्स को आप देते हैं जहाँ पे लोग आके रहते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज बिल्डिंग ऑफिसेज, जो शॉप्स। शॉप्स हैं, शॉप्स के ऊपर जो है ऑफिस होते हैं, वो सारी कमर्शियल में आते हम्म हैं। इज डिफरेंस है हम्म कमर्शियल प्रॉपर्टी में। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये एक आप प्रॉपर्टी के, आप जैसे आप कह रहे थे, आप पर्सनल नेम पे भी खरीद सकते हैं। इसी तरह जो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो जब यूके में आते हैं तो वो NLR बन जाते हैं, नॉन रेजिडेंट लैंडलॉर्ड की आके बन जाते हैं, और वो वहाँ पे पर्सनल नाम पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। वो यहाँ पे लिमिटेड कंपनी खोल के भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि लोग पेंशन स्कीम के जरिए ले सकते हैं, जैसे सेल्फ इन्वेस्टमेंट पेंशन स्कीम, पर्सनल पेंशन है, उससे भी ले सकते हैं। लेकिन जो वन ऑफ द फेमस पेंशन है वो सास पेंशन है। इसके इसके जो बेनिफिट्स हैं इज वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी गुड, और ये इतना एक्सप्लोर भी नहीं हुई अभी तक ये वाला एरिया। तो उसमें ये है कि जैसे जो आप मुस्लिम में आप एक बिजनेस ओनर है, हम्म एक अच्छा सा बिजनेस चल रहा है आपका, हम्म और आप चाहते हैं कि आपका लेट्स से कॉर्पोरेशन टैक्स बन गया, लेट्स से 100K आपने कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, हम्म और ऑन द सेफ साइड आप कहते हैं नाउ आई एम मेकिंग अ गुड मनी इन माय बिजनेस, आई हैव वांट टू सेव समथिंग फॉर माय फ्यूचर और फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो मैं एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ या हम्म मल्टीपल प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ। हम्म तो आप पर्सनल नाम से लेने की बजाय आप कहते हैं मैं कंपनी, एक पेंशन स्कीम सेटअप करते हैं, सास पेंशन स्कीम। राइट। वंस पेंशन सेटअप से हो जाती है तो आप कंपनी से, आप सास पेंशन स्कीम में £60,000 पर ईयर आप पैसे डाल सकते हैं, जो आप, और अगर आपकी मिसेज भी डायरेक्टर है तो 120 ये हो गए, ठीक है। और आप पिछले सालों में भी जा सकते हैं, बैक यानी पिछले साल का भी डाल सकते हैं। अच्छा, और हर साल? हाँ पर यानी कि आपकी, यानी कि आप कंपनी पेमेंट करेगी उसकी, क्योंकि ये मोहसिन के बिहाफ पे आप पेमेंट कर रहे हैं, और वो जो £60,000 जो पेमेंट करेगी उसके ऊपर वो 25% कॉर्पोरेशन टैक्स सेव करेगी, वो एज एक्सपेंस फॉर द कंपनी बन जाएगा। अच्छा, तो वो अब फिर वो उसे यानी वो 25% पे करना पड़ेगा टैक्स? नहीं, नहीं आपका 100,000 टैक्स बन रहा था, ठीक है। ठीक है। लेट से आपने कहा कि मैं जो कंपनी का 100,000 टैक्स बन रहा था 100,000? कॉर्पोरेशन टैक्स बन रहा था, कॉर्पोरेशन टैक्स बन रहा, हंड्रेड ठीक है। थाउजेंड पाउंड बिल्कुल सही है। आपने £60,000 आपने कहा, आपने और आपकी मिसेज ने, जो दोनों डायरेक्टर थे कंपनी के, 100 एंड आपने कहा कि हम £120,000 बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम पेमेंट कर रहे हैं सास पेंशन स्कीम के अंदर। आपने 120,000 पे कर दिए, ठीक है। विच मीन कि आपको जो £100,000 टैक्स बन रहा था वो £30,000 रिड्यूस हो जाएगा, यानी यू कैन सेव £30,000, और आपका टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी 70,000 आ जाएगी आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स की। ओह तो अच्छा। 100 से आप 70 पे आ जाएंगे। और उसके बाद ये क्या होगा, जो आपके सास पेंशन स्कीम में पैसे चले गए हैं, हम्म, यहाँ से आप जाके एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अच्छा। और हाँ। वंस आप वो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप कहते हैं यार वो कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लिए तो मुझे ऑफिस की जरूरत है, तो वो आप अपने आप को रेंट आउट कर सकते हैं वो ऑफिस, आपकी कंपनी को, सेल्फ यानी कि सेल्फ रेंट आउट। सर हाँ। तो उसके बाद कंपनी उसका रेंट पे करेगी, हम्म रेंट पे करेगी, उसके ऊपर भी उस कंपनी को कॉर्पोरेशन टैक्स बचेगा। लेकिन ऑन द सास के ऊपर इनकम आ गई है, ठीक है, अदर साइड, लेकिन सास के पास जो रेंटल इनकम आई उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, नहीं क्योंकि वो होगा? पेंशन नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा? हाँ उस पर टैक्स नहीं होगा क्योंकि वो तो पेंशन स्कीम में है। वो पेंशन पे टैक्स नहीं है? हाँ वहाँ पे रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं होगा इस सास पेंशन स्कीम में। वो तो बड़ा और बड़ा जबरदस्त तरीका है ये तो। सास पेंशन स्कीम के अंदर फर्ज करें आपके पास पैसे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लेते, आप कहते हैं कि यार मेरे पास जो सास है मैंने जितना भी ओवर द ईयर कंट्रीब्यूट किया है उसका, अगर आप 50% उसकी जो वैल्यू बन रही है सास पेंशन स्कीम में, उसका 50% अपने आप कंपनी को लोन भी दे सकते हैं। कहते हैं ठीक हाँ, है, लोन ले लिया और लोन पे आप इंटरेस्ट पे करेंगे, आपका एक्सपेंस हो जाएगा, उधर इनकम हो जाएगी, इनकम पे टैक्स नहीं होगा, इधर एक्सपेंस से कॉर्पोरेशन टैक्स सेव हो जाएगा। और फर्ज करें प्रॉपर्टी वगैरह ले लेते हैं और प्रॉपर्टी फिर आप क्या नाम है सेल करते हैं, हम्म उसके ऊपर कैपिटल गेन हो जाता है मैसिव, हम्म लेट्स से। तो हम्म नॉर्मली कैपिटल गेन तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, 10 से 28% कहीं पे भी हो सकता है कैपिटल गेन टैक्स देना हम्म। पड़ता है, लेकिन इस के अंदर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये एक पेंशन स्कीम है। अच्छा, और ये पेंशन स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये बेसिकली आपका जब आप रिटायर हो जाएंगे हाँ तो ये उस इसमें वक्त ये उसके रिस्ट्रिक्शन है बाद कि के पैसे हैं ये? बिल्कुल 50 अप टू एज ऑफ 55 आप इसमें कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते।
अब एज ऑफ 55 आप 25% ऑफ द पेंशन स्कीम की जो वैल्यू है उसमें आप वो विड्रॉ कर सकते हैं टैक्स फ्री। उसके बाद जो पैसे हैं, बाकी पैसे आपके रिटायरमेंट पे आपको मिलेंगे, और वो आप अपनी इनकम, जो आपकी इनकम होगी उसके ऊपर आप टैक्स वगैरह दे के ले तो आप कह रहे हैं कि 55 के बाद 25% निकाल सकते हैं, सकते हैं। और 55 तक 60 के बाद जो है वो फिर सब निकाल सकते जो आपकी रिटायरमेंट एज होगी उसके हैं। ऊपर। राइट राइट, लेकिन 55 तक आप जी विड्रॉ नहीं कर सकते, ये जमा होता बिल्कुल रहेगा उसके अंदर। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, ये इन्होंने बेसिकली किया ये है कि आपको हेल्प की है कि आप अपने पैसों से ही सेविंग आपका करें। जो पेंशन जो है वो बेसिकली खुद ही रन करें, क्योंकि आपके पास जब पैसे होंगे तो डेफिनेटली फिर आप उसको हाँ यूज बिल्कुल। करेंगे। बड़ा पेंशन में काफी स्मार्टली इन्वेस्ट इंकरेजमेंट इन्होंने है। मैनेज किया है ये। बिल्कुल, काफी पेंशन में गवर्नमेंट काफी इंकरेज करती है। द हम्म। रीजन इसके कि आप जब पेंशन की एज पे पहुंचे तो आप गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी ना बने। हाँ हाँ, वो पहले से ही ये आपको हेल्प कर रही है हाँ, कि आप आप कहती है इनकरेज करती है आप पेंशन करें। अगर आप देखें ये जैसे ऑटो एनरोलमेंट पेंशन है, कि आप जो भी आप एम्प्लॉई है यूके के अंदर, जो भी एक खास लिमिट आई थिंक 10K है, उससे ज्यादा सैलरी लेता है तो उसको ऑटो एनरोलमेंट पे रजिस्टर होना पड़ता है। तो उसके अंदर मिनिमम आई प्रिज्यूम के एम्प्लॉय मिनिमम 5% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय 3% कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा, टोटल 8% कंट्रीब्यूशन है। 8% कंट्रीब्यूशन तो ये मिनिमम है, सो वो तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वो ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये नेशनल इंश्योरेंस हम्म, भी उसी का सिलसिला है। जी जी। नेशनल इंश्योरेंस भी आसो जो आपकी जो स्टेट पेंशन होती है उसमें ऐड होता है। जब स्टेट पेंशन मिलती है ना एंड पे, हम्म। तो आप जो पेंशन कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो आप एंड रिटायरमेंट को पेंशन मिलेगी वो स्टेट पेंशन, तो नेशनल इंश्योरेंस की बेस पे मिलेगी। ये रिटायरमेंट किसको कहते हैं, क्या 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 चीज है जो कहती है कि आप रिटायर हो गए? एज एज से पता चल जाएगा आपकी ना। तो अगर मैं अ, 61 का होता हूँ और मैं जो वो अप्लाई करता हूँ HMRC कि मैं 61 का हो गया हूँ, तो वो मुझे जी मेरी पेंशन देना शुरू कर देगी? नहीं, यूके के अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो है 66। 66 है, अच्छा ठीक है, चलें 67 का हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो जी 67 के ऊपर मैं अगर HMRC के पास जाऊं तो वो मुझे हर महीने मुझे पेंशन देना शुरू बिल्कुल कर देगी? बिल्कुल, आपके बैंक में पैसे अच्छा। आएंगे हर वीकली। वीकली होती है, लेकिन मंथली भी आते हैं, कभी वीकली भी आते हैं। अच्छा, और हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी पेंशन वैल्यू है या कुछ है, ये हाँ कुछ? बिल्कुल, वो एक मैं मेरे पास हमारा लिंक है, बल्कि हमारी वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी है, वो मैं शेयर कर दूंगा। मैं लिंक्डइन पे भी शेयर किया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि बड़ी मैं काम की इंफॉर्मेशन है सारी जो मेरी आप बता एलिजिबिलिटी रहे हैं। कितनी राइट राइट, वेरी नाइस। है। ठीक तो है। इसी तरह ये इसमें मैंने भी आपको बताया था कि आप रेंट पे कर सकते हैं टैक्स फ्री, हम्म। उसको टैक्स कैपिटल गेन, और हद तक कि अगर आपके जो जब आपके एट द इनहेरिटेंस टैक्स भी जब डेथ पे होता है, तो अगर आपका एसिड सास पेंशन में, तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स भी नहीं है। बहुत जबरदस्त सेशन है ये। यार अली, मुझे ये बताइए कि हम्म, ये जो आप मुझे बता रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली हम्म, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो फायदा हम्म, उठा सकते हैं ना, क्योंकि वो यूके रेजिडेंट होंगे। जी। तो इसमें जो नॉन रेजिडेंट हैं, उन पे भी हम अभी आगे बात करेंगे। नॉन रेजिडेंट बेसिकली ये जो एडवांटेजेस है ना, ये अगर यूके मोस्टली यूके रेजिडेंट के लिए ही है, है क्योंकि ना? हाँ, क्योंकि पेंशन वेंशन जो है वो तो ऑब्वियसली यूके के लोगों के लिए यूके, ही होगी ना। हाँ। लेकिन आपको ये भी पता होता है, बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने आप को नॉन रेजिडेंट रखते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट ना हो, लेकिन दे आर अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म उन्होंने इधर ही रहना होता है, तो दे स्टिल कैन कंट्रीब्यूट इनटू द पेंशन, हम्म। इवन दो के वो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं है, लेकिन दे आर फ्यूचर इन द फ्यूचर दे आर प्लानिंग टू बिकम अ रेजिडेंट एट सम स्टेज, दे कहते हैं ओके वी विल कम बैक। अच्छा, तो वो अगर आप इनको बता देते हैं तो वो आपको अलाउ करते हैं कि पेंशन का जो ये सिलसिला है वो आप भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। हम्म। अच्छा। क्योंकि पेंशन तो आप वैसे प्राइवेट पेंशन भी सेटअप कर सकते हैं आप, यानी कि वैसे किसी भी जाके प्राइवेट पेंशन सेटअप करें और आप उसे कंट्रीब्यूट करें और वहीं से आप मैनेज करें। नहीं, आपने अच्छा बताया, मुझे इसका भी बताइएगा जरा कि प्राइवेट पेंशन में क्या चीज रिकमेंडेड है, कौन कौन सी ऑप्शंस रिकमेंडेड, हम्म वो भी अलग सेशन कर लेंगे एक वो सही है, ठीक है, वो पेंशन के ऊपर सेपरेट सेशन कर अलग लेंगे। अलग सेक्शन करेंगे। और मुझे आपकी हम्म, सारी बातों से ये लग रहा है कि मैं तो हम्म, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जिनको नहीं हम्म, पता होंगी सारी बातें। जी बिल्कुल, हाँ ऐसे ही है, क्योंकि ये यू नीड टू स्पीक टू द राइट पीपल एट राइट टाइम। तो ये इंफॉर्मेशन इज, क्योंकि ये टैक्सेस की इंफॉर्मेशन अपने आप को अप टू डेट रखना है, फ्रॉम बिजनेस एज अ बिजनेस और एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू इज क्वाइट इंपॉर्टेंट।
मुझे लग रहा है कि मुझे अगले हफ्ते एक सेशन आपके साथ कराना पड़ेगा, मैं लोगों को बुलाऊंगा और मैं ठीक है, लोगों से ठीक कहूंगा कि आपके साथ एक सेशन की सबको जरूरत है ये, है जी, क्योंकि बिल्कुल। बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी है यहाँ पे, जो कि मुझे बिल्कुल हम्म, आइडिया, कुछ लोगों के डेफिनेटली होंगे, हम्म, यानी जैसे 10% लोग होंगे जिनको बहुत पता होगा, बट 70-80% लोगों को कोई क्लू नहीं होगा कि ये इसमें क्या क्या उनके पास हम्म, एडवांटेजेस हैं, बल्कि वो टैक्स का सुनते ही डर जाते होंगे, अरे जी, हाँ, टैक्स, बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ये पैसे, हाँ, अरे वो जो हाँ, एक हमारे दिमाग में हम्म, वही होगा। तो बिल्कुल, नहीं, जबरदस्त, मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है अली इस हम्म, सारी जी, इंफॉर्मेशन बिल्कुल। से। तो अच्छा, अब तकरीबन हम ऑलमोस्ट 5 6 के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि दुनिया में 2 चीजें सर्टन है, कौन कौन सी, गैस व्हाट? देखिए, मौत तो वो सर्टेन है, और एक टैक्स, इंसान ने तो नॉट, और और टैक्सेस, टैक्सेस बिल्कुल, ये बिल्कुल दोनों सर्टन है। चीजें, और क्योंकि ये जो टैक्स है, ये भी सर, टैक्स ये मौत के ऊपर ही है, इनहेरिटेंस टैक्स। तो बेसिकली अगर वंस आपके वन यू पास्ट हुए, उसके बाद जो आपकी स्टेट होती है जितनी भी, उसके ऊपर पर इंडिविजुअल जो है 350 तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्टेट की वैल्यू तो मोर देन 325 के है, और अगर आप मैरिड कपल है 650 के है, देन देयर इज अ टैक्स टू पे ऑफ 40%। यानी अगर स्टेट, 3,25,000 की प्रॉपर्टी है हम्म, और तो आपकी डेथ हो गई, जी, तो वो उस पे, अगर आप अपने बच्चों को दे दी या बेगम को दे दी, हम्म, तो उनको हम्म, कोई टैक्स नहीं पे करना होगा, बिल्कुल, हाँ, असली। लेकिन अगर वो 3,50,000 की है, हम्म, तो फिर उस पे 25 से 50 के दरमियान जी, 40% टैक्स देना 40%, यानी उससे एडिशनल जो भी मनी होगी उसके ऊपर पड़ेगा। आपको इतने परसेंट टैक्स देना बिल्कुल, होगा। हाँ, और ये यानी कि अगर कैसे? आप कपल है ना, अगर कपल है तो 650 तक आपको कोई टैक्स नहीं होगा। यानी कि बस फर्ज करें 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है, तो 1 मिलियन माइनस 650 के ऊपर जो होगा उसके आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, तो अगर डेथ हस्बैंड की होती है और वो नहीं, फिर प्रॉपर्टी, हाँ, उस सिनारियो में आई प्रिज्यूम, ये पॉइंट में दोबारा डबल चेक करना पड़ेगा। आई प्रिज्यूम उस वक्त टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वंस क्योंकि आपकी मिसेस का भी अलाउंस है ना उसमें। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा, मतलब ऑल्दो कि वो को ओनर नहीं है, को या ओनर, को ओनर होना जरूरी है उनका उस प्रॉपर्टी में? को ओनर नहीं, अगर मैरिड हैं तो वो, क्योंकि वो अच्छा, वो तो डेथ की सूरत में तो दोनों को पार्टनर ही है ना आपकी, होगा नहीं भी पार्टनर है तो कंसिडर क्या होते हुआ हैं वो। जी। बिल्कुल। अ, तो इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ये जो आईएसटी और जो ट्रस्ट प्लानिंग है इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। सही है। अच्छा, इट्स ये नॉट क्या, स्ट्रेट आफ्टर फॉरवर्ड। 7 years अमाउंट फॉल्स आउटसाइड ऑफ योर स्टेट फॉर आईएसटी पर्पसेस? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं यानी है? कि अगर आपके पास, अगर आप गिफ्ट कर देते हैं, यानी कि आप फर्ज करें, आप कहते हैं मैं अपनी जो आपके 1 मिलियन 2 मिलियन जितनी आपकी प्रॉपर्टीज हैं या एसेट्स हैं आपके स्टेट के अंदर, वो आप सेटअप ट्रस्ट के अंदर या अपने उनको नेक्स्ट जनरेशन गिफ्ट कर देते हैं या सेंड कर, तो 7 ईयर रूल अप्लाई होगा ना। 7 ईयर रूल का मतलब ये है कि जब आपके 7 साल अगर आप जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये आउट ऑफ आपकी स्टेट से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप 7 ईयर के अंदर आते हैं तो उसके ऊपर फिर टैक्स लग सकता है। वो डिफरेंट ईयर्स की बेस के ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेट होगा। अच्छा, या मतलब ये कि अगर मैंने 7 साल पहले हम्म, ये लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने बेगम को दे रहा हूँ, जी, और मेरी डेथ जो है वो 7 साल के बाद होती है, हम्म, तब तो उनको टैक्स नहीं पे करना होगा। नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरी डेथ विदिन 7 years हो जाती है, हम्म, तो उनको फिर वो टैक्स ऊपर पे करना होगा। बिल्कुल। और ये आपकी वो स्टेट के ऊपर, स्टेट से मुराद ये कि आपकी सारी उसके अंदर चीजें टोटल, शुमार होंगी। यानी कि आपकी प्रॉपर्टीज भी होंगी, टोटल बैंक बैलेंस भी होगा आपके, और एसेट्स भी होंगे, सब टोटल कुछ होगा एसेट्स उसमें, में। टोटल अच्छा, एसेट्स के तो ऊपर। लेकिन ये ऊपर वाला भी जो है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी पर है, या वो भी सारे वो सारा स्टेट के है। ये द वर्ड दे यूज स्टेट, अच्छा, स्टेट का इनहेरिटेंस, मतलब कंप्लीट एसेट्स? कंप्लीट एसेट्स जो आपकी टोटल वेल्थ है। हाँ, अच्छा, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। नॉट नॉट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। और इसके अंदर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट रूल्स हैं, और अगर आपकी बाय टू लेट है तो उसके डिफरेंट अमाउंट होगी, जाहिर है। तो वो इसलिए इज इम्पोर्टेंट कि वंस यू हैव अ वेल्थ, इस ये विल नहीं है, ये आपको फिर अपनी आईएसटी और ट्रस्ट प्लानिंग पहले ही कर लेनी चाहिए कि व्हाट्स यू वांट टू डू। अगर आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, यू ऑन मल्टीपल बिजनेस इन द यूके, तो व्हाट पीपल ट्राई टू डू कि ये ट्रस्ट सेटअप कर लेते हैं, या आजकल वो एक और है एफआईसी, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो सेटअप कर लेते हैं। उनके शेयर होल्डर शेयर्स दे देते हैं बच्चों को इस तरीके से, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखते हैं और वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं चीजें।
तो वंस उनकी डेथ के ऊपर वो फिर इस तरीके से प्लान करते हैं ये चीज़ें कि टैक्स लायबिलिटी, यानी कि फर्ज करें, यानी कि बेसिक सिनारियो ये है ना कि फर्ज करें एक कपल है और उनकी एस्टेट है और वो डेथ हो जाती है और उसके बाद स्टेट में नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन में आईएसटी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और बच्चों के पास तो पैसे नहीं होंगे ना, वो कहाँ से लाएंगे पैसे टैक्स देने के? दे एंड अप सेलिंग द प्रॉपर्टी, वो सेल करेंगे और वहीं से पैसे लेके उनको पेमेंट करेंगे और बाकी पैसे खुद रख लेंगे, दे में सेल द फैमिली हाउस। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस बिक जाते हैं अगर आप तो इसलिए इज इम्पोर्टेंट once you are in a business or once you setting up the companies and the properties, you may think how you can transfer, think about the IST, inheritance tax, कि how are you going to transfer these things to your future generation। नॉर्मली ये बड़ा from हमारे कल्चर में तो बड़ा कहते हैं, ऐसा सोचा भी ना करो, अलग ना करे, ये हो जाए है ना ऐसे नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचो। लेकिन इट इज द फैक्ट कि या बिल्कुल, आपको आपने प्लान करना चाहिए 100% बात की। जब मेरे फादर की डेथ हुई है, चीज़। उन्होंने कोई 10 साल पहले अपनी विल लिख दी थी, 10 साल पहले, और सारी ऐसी लिखी हुई थी, एक एक डिटेल्स लिखी हुई थी, और एडवाइजरी थी रिश्तेदारों के बारे में भी, कि उनसे तुम ये एडवाइस लेना, उनसे तुम ये एडवाइस लेना। हाँ, क्योंकि वो जो इकोसिस्टम था ना उनका अपना, इस तरह से वो ऑपरेट होते थे, तो उनकी जो भी लर्निंग्स थी उस इकोसिस्टम की, उन्होंने इसके अंदर अंदर डाल दी थी। क्योंकि वो इस तरह से समझे गए ना कि जैसे मेरे मामू थे, तो उन्होंने लिख दिया कि मामू हैं, ये आपको इन चीजों में हेल्प करेंगे, अच्छा, मामू इन चीजों में हेल्प करेंगे, तो इनसे ये एडवाइस लो ना। मतलब उन्होंने मेक श्योर किया था कि मैं तो जा रहा हूँ, पीछे जो लोग हैं वो ये ना हो कि बच्चे कहेंगे यार हमें तो हर बात फादर से पूछनी थी, फादर तो है नहीं, आपको उनसे ही बात पूछनी है, क्योंकि मैं उनसे कंसल्ट करता रहा हूँ इन चीजों के बारे में। तो वो पूरी, और वो प्लास्टिक कोट हुई हुई, अटेस्ट हुई हुई डॉक्यूमेंट था पूरा, वो जबरदस्त। और हम उसको अब तो खैर देख देख के रोते रहे उसको, क्योंकि इतना इमोशनल डॉक्यूमेंट भी था वो। लेकिन वो वाली चीज है कि वो उन्होंने तो पहले ही सोच लिया था, और उन्होंने पूरा पूरा इस चीज को प्लान कर लिया था, तो हमें कोई 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 कंफ्यूजन किसी को नहीं था। हाँ, लेकिन अगर फर्स्ट करो डॉक्यूमेंट ना होता, अरे भाई, तो फिर ना देन यू कैन थिंक आपके रिलेशनशिप भी इफेक्ट हो रहे होते। जी एब्सोल्युटली, वो डेफिनेटली वही होता है ना कि जब अनसर्टेनिटी आती है, तो फिर जो लोग हैं वो अज्यूम करते हैं, और अजम्पशन जो है वो कभी भी किसी की ठीक नहीं हो सकती, किसी के भी बारे में। तो ये हमारी लर्निंग थी उस चीज से, कि उन्होंने किस तरह से क्लियर किया है कि कोई भी हमारी अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में, मदर हमारी जैसे रहती थी वैसी रह रही हैं, सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है किसी चीज के अंदर। हाँ बिल्कुल, ये आपके मेरे ख्याल में यही आपके फादर का विजन था ना, कि ही थिंक के उन्होंने बियॉन्ड थिंकिंग थी उनकी, कि वो प्रॉपर विजन कर रहे थे सारी चीजों को, हाउ द थिंग्स विल बी हैपन इफ आई एम एंड आई एम नॉट। तो इसी तरह जब बिजनेस आप स्ट्रक्चर करते हैं, देन यू नो देयर इज अ फाइनेंशियल करने वाली होती है, वी नीड टू थिंक। तो अच्छा, इसमें भी अभी मेरे ख्याल में हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया, ये कैपिटल गेन है, बेसिकली वो अलाउंसेस जो हम मैक्सिमाइज करते हैं, इसी तरह हम कैपिटल गेन के भी अलाउंसेस मैक्सिमाइज कर सकते हैं बिटवीन द पार्टनर। सो बेसिकली जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, यानी कि जो आप एसेट्स वगैरह अपने सेल करते हैं, उसकी जैसे शेयर्स हैं या कोई भी, तो उसके ऊपर जो आपको गेन होता है, लेकिन अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं विद इन द स्पाउस, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि शादी करो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, है ना, शादी करते हैं सिविल पार्टनर मिलके अगर आपको शादी करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ, वो मैरिज अलाउंस भी देते हैं वैसे मैरिज अलाउंस भी देते हैं। अच्छा, तो एज अ कंट्री दे अप्रिशिएट कि यू शुड नॉट बी अलोन। हाँ बिल्कुल, नॉट शुड बी अलोन, लिव विद अ पार्टनर। जबरदस्त। ठीक है, तो इसमें आप ये वो भी कर सकते हैं कि आपकी अगर किसी की इनकम कम है, किसी की ज्यादा है, तो इलेक्शन करके वो एक दूसरे के साथ हम अलाउंसेस वगैरह शेयर कर लेते हैं। तो ये बेसिक टिप है। वन ऑफ द थिंग इज द एग्जिट, कि आपने बिजनेस से एग्जिट कैसे करना है, तो के अंदर कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल है। तो अगर आप एज अ इंडिविजुअल बिजनेस सेल करते हैं, तो उसके अंदर आपको बिजनेस से डिस्पोजेबल रिलीफ अवेलेबल है, जिसको एंटरप्रेन्योर रिलीफ कहते हैं। तो वो रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं। ये जो रिलीफ है ये अभी इज
क्वाइट इम्पोर्टेंट इन द वे कि अभी जो लेबर गवर्नमेंट आएगी तो सबकी आई उसके ऊपर है, वो रिलीफ के ऊपर क्या क्या इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं. एट द मोमेंट इज 1 मिलियन. या अपनी लाइफ टाइम जो है ना 1 मिलियन, आप जो भी एसेट वगैरह अपने डिस्पोज ऑफ करेंगे एज इंडिविजुअल तो आप उस पर रिलीफ वगैरह ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आप बिजनेस के अंदर है तो आप उसके अंदर डिफरेंट रिलीफ अवेलेबल है, जैसे सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग एग्जेम्पशन अवेलेबल है. तो इन रिलीफ को जब भी आप एग्जिट कर रहे हैं बिजनेस, एक तो सेटअप कर रहे हैं और बिजनेस से आपने जब एग्जिट करना है, जब आपने एग्जिट करना है तो उसके लिए अगेन यू नीड टू स्पीक टू द एडवाइजर्स और उससे पूछना कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्टिमल वे टू एग्जिट, कि किस तरीके से मैं टैक्स लाइबिलिटीज से, क्योंकि ज़ाहिर आप शेयर सेल कर रहे हैं, आपने बाइक कंपनी बनाई 3-4 साल रन की, उस कंपनी की बहुत हाई वैल्यू होगी, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नाउ यू वांट टू एग्जिट, क्योंकि यार पैसे लो निकलो यहाँ से. लेकिन जब ज़ाहिर है पैसे अब लेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ टैक्सेस. तो उस किस तरीके से आप अपने आप को ऑप्टिमल कर सकते हैं, किस तरीके से, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, व्हाट आर द रिलीफ अवेलेबल. तो वन ऑफ द रिलीफ इज बिजनेस डिस्पोजेबल रिलीफ, और एक है सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग एग्जेम्पशंस. अगर आप कंपनी में शेयर कर रहे हैं तो ये मुख्य रिलीफ अवेलेबल है जो आप एग्जिट करते हुए आप डिस्कस कर सकते हैं. और अगर आपके स्पाउस भी हैं तो उससे भी आप उनका भी आप रिलीफ यूज कर सकते हैं. तो इसमें तो लेकिन अगेन एग्जिट करते हुए जो रिलीफ है वो डिपेंड करता है कि सिनारियो क्या है, पर्सनल जो सर्कमस्टांसिस क्या है, किस सर्कमस्टांसिस पे आप कर रहे हैं. तो जो अभी जो है बिजनेस ऐसी डिस्पोजेबल रिलीफ, उसकी लाइफ टाइम लिमिट है 1 मिलियन पर इंडिविजुअल. तो इस रिलीफ को आप यूज कर सकते हैं. और अगर आपकी शेयर स्पाउस है वो भी इसको यूज कर सकती है अगर आप वो शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं. तो ये दीज आर आल्सो रिलीफ. आल्सो वंस आप बिजनेस चला रहे हैं तो आप एग्जिट स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप कहते हैं कि यार आपने और लोगों को शेयर दिए हुए, आप उनसे बाय बैक कर लेते हैं. आप कहते हैं कि यार बजाय कि हम ये तुम शेयर किसी और को बेचो, हमें दे दो, ठीक है, और उसके ऊपर आप मिनिमम कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं यूजिंग योर बिजनेस एसेट डिस्पोजेबल रिलीफ. इसके अलावा बेनिफिट उसमें ये है कि वो सेम मैनेजमेंट के बाद वापस आ जाते हैं शेयर्स, और जो बाकी एग्जिट शेयर होल्डर होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, उनका आप पैसे दे के आप उनको कहते हैं यार यू कैन गो. और जो और बेसिकली एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को आप शेयर दे देते हैं. तो इसके अंदर भी मल्टीपल शेयर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. तो वो आप जाहिर है एट द टाइम व्हेन यू वांट टू एग्जिट यू कैन सिट विद योर एडवाइजर एंड देन डिस्कस कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि जाहिर है स्मॉल फैमिली बिजनेस है, उसमें तो इतना शायद इशू ना हो, तो जाहिर उसमें तक गेन भी नहीं होगा ना इतना होगा. लेकिन अगर आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है, यू कैन मेक मिलियन क्रॉस टर्नओवर कर देते हैं, देन मल्टीपल शेयर होल्डर्स है उसके अंदर, देन उसके अंदर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल वे टू एग्जिट विदाउट पेइंग मोर टैक्सेस. तो इसमें अब हम इस तरह बहुत सारी स्कीम्स भी हैं HMRC की, जिस तरह EMI स्कीम है. बेसिकली ये वो स्कीम है जिसके अंदर अगर आपके पास कोई स्टाफ है, वो स्टाफ को आप चाहते हैं रिटेन करें हमारे बिजनेस में रहे और ये छोड़ के ना जाए, इसको लॉन्ग टर्म हम रखें अपने बिजनेस के अंदर, तो व्हाट आर द पॉसिबल वे कि हम इसको अपने बिजनेस में रख सकते हैं. तो उसके अंदर EMI स्कीम आप कहते हैं कि यार अगर आप हमारे साथ काम करोगे हम आपको शेयर अभी दे देते हैं, लेकिन आप को ग्रांट कर देते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते. एक्सरसाइज करोगे लेट्स से 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको शेयर होल्डिंग में इसको हिस्सा मिलेगा, देन यू विल गेट द डिविडेंड एंड एवरीथिंग. तो उसमें आप बिजनेस का थोड़ा सा पार्ट उसको भी देते हैं, ठीक है, लेकिन सब कंडीशन लगा देते हैं, परफॉर्मेंस लगा देते हैं, परफॉर्मेंस कंडीशन लगा देते हैं कि यार तुम ये टारगेट अचीव करो, ये करो, ये करोगे, ये करोगे ना, फिर हम तुम्हें शेयर देते रहेंगे. इससे ये होता है कि आपको जो की स्टाफ होता है ना, उनको सैलरी मिल रही होती है, वो कहीं उसको कोई और ज्यादा की सैलरी देगा वो उधर चले जाएगा, लेकिन आप कहते हैं यार स्टाफ मेरे पास ही रहे, आप उससे कहते हैं यार तुम मेरे से शेयर भी ले लो, मेरे बिजनेस का हिस्सा बन जाओ, लेकिन उसके लिए कंडीशंस है, ठीक है, वो कंडीशन लगा देते हैं. तो उस तरीके से वो आप कर सकते हैं, ठीक है. तो इसी तरह एक ग्रोथ शेयर का भी होता है कि आप ग्रोथ शेयर्स भी रख सकते हैं कि कंपनी इतने टारगेट पूरी करेगी, हम इसको ग्रोथ शेयर है, हम इनको देते रहेंगे शेयर्स, इतने शेयर्स को इश्यू करते हैं. अपने फैमिली मेंबर्स को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, की स्टाफ मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं आप उनको ग्रोथ शेयर्स के अंदर. और आखिर में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रखी है, मैंने कहा कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है, और ये है कि लास्ट टिप ये कि जो स्पेशली दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं या यूके के अंदर भी हैं, वो बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दे हैव वेरी वेरी ग्रेट आइडियाज, ठीक है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि दे हैव नो इन्वेस्टमेंट.
ठीक है, क्योंकि उनको रन करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो नहीं होती उनके पास। तो इस हिस्से में HMRC ने इनकरेज किया है स्मॉल बिजनेसेस को कि वो सीड इन्वेस्टमेंट सीड एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट स्कीम या EIS या एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट स्कीम या ये वेंचर कैपिटल स्कीम्स है, इनके जरिए आप फंड रेजिंग रेज कर सकते हैं। तो इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा कि जैसे आपने आपके जिम्मे एक बड़ा जबरदस्त क्रिएटिव बिजनेस प्लान है, आप कहते हैं बिजनेस प्लान तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डेवलपर को हायर करना है, मैंने एक बंदे को ये करना है, मैंने मार्केटिंग पे पैसा लगाना है, मैं आई गेट द मनी, आइडिया है मेरे पास। आप क्या करते हैं, आप एक बिजनेस प्लान बनाते हैं, एक फाइनेंशियल फोरकास्ट बनाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और आप अप्लाई करते हैं HMRC के पास कि मुझे आप एडवांस एश्योरेंस दे दें सीड इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए। वो कहते हैं ठीक है, वो सारी चीज चेक करते हैं, आप एडवांस एश्योरेंस दे देते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आप फिर जब आपको सर्टिफिकेट आ जाता है, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं इन्वेस्टर के पास, या इन्वेस्टर ट्राइब्स हैं या इन्वेस्टर एंजल्स हैं, उन लोग बैठे हुए हैं पैसा लेके, आप उनको कहते हैं दिस इज माय बिजनेस प्लान, दिस इज माय फाइनेंशियल फोरकास्ट, आई नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, कैन यू 1 लाख पाउंड इन्वेस्ट कर दे। वो कहते हैं हमें क्या फायदा होगा, उन्हें कहेंगे आपको जो फायदा होगा आपको तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि आई हैव एडवांस इंश्योरेंस फ्रॉम HMRC, व्हाटएवर द मनी यू गोइंग टू इन्वेस्ट, यू कैन टेक द 50% अमाउंट बैक फ्रॉम HMRC। तो लेट्स से आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, आपके पास एक आइडिया, आप दोस्त को केस प्रेजेंट करते हैं, वो कहता है यार आई विल इन्वेस्ट 20,000 पाउंड इन योर बिजनेस, ठीक है, और ही इज आल्सो यूके टैक्स पेयर, वो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहा है अपने, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 20,000 आपको देगा, आपके बैंक अकाउंट में 20,000 आगे आप यू कैन यूज फॉर योर बिजनेस, बट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू what he will do, he will go to HMRC, fill up the form or through PAY code or through his tax return, वो कहेगा यार मैं HMRC को ये 50% जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है मुझे टैक्स वापस करे, मैंने इधर इन्वेस्ट किया है, तो गवर्नमेंट उसको 10,000 पाउंड दे देगी। अच्छा जी, तो उसको वहां से टैक्स 1000 मिल गए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसका ये होगा कि अब वो उस कंडीशन ये कि मिनिमम 3 साल शेयर रखने हैं आपके बिजनेस में, 3 साल तक शेयर रखेगा, इनके उससे पहले आपसे पैसे नहीं मांगेगा वो, ठीक है, 3 साल तक शेयर रखेगा, और आपने बिजनेस किया और माशाल्लाह ग्रो हो गए, कंपनी वैल्यूएशन मिलियन, तो जो उसने 20,000 लगाए थे पैसा, जो शेयर्स आपने उसको दिए थे, लेट्स से 5 शेयर दिए थे, उनकी वैल्यू 20,000 से इंक्रीज करके 100,000 तक पहुंच गई। वो कहता है ओके मोहसिन भाई आई वांट टू सेल द शेयर, आप कहते हैं ठीक है मुझे दे दो, आपने उसने 1 लाख पाउंड दिए, उस शेयर वो लेके चला गया। अब वो जब गया तो उसने 1 लाख के शेयर बेचे, 20,000 के उसने खरीदे थे, 80,000 उससे प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट के ऊपर उसे कैपिटल गेन टैक्स देना चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, लेट्स से अगर वो हायर रेट के ऊपर है, वो 28% या 20% जो भी टैक्स बनता है उसको टैक्स देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो सीड इन्वेस्टमेंट में वो कैपिटल गेन भी नहीं देगा। अच्छा, जीरो टैक्स उसके लिए। वो 80,000 उसके पास, 80,000 स्ट्रेट कैश इन हैंड, क्योंकि उसने सीड इन्वेस्टमेंट की थी। जी बिल्कुल, सीड इन्वेस्टमेंट की, इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट की थी उसने, कंपनी को वो दिया था टाइम। अच्छा, उसका बेनिफिट उसको ये मिला कि उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उसका ये फायदा हुआ कि उसने आपको दिए 20,000, गवर्नमेंट से ले लिए 10,000, और फिर जब उसे शेयर सेल किए तो उसको मिल गए 1 लाख, ठीक है, तो उसको 1,10,000 पाउंड मिल गए 20,000 लगा के, तो इफेक्टिवली 90,000 वो प्रॉफिट में आ गया। तो गवर्नमेंट ने उसको कहा कि आपने कैपिटल गेन भी नहीं देना, जो कि 20,000 उसके वो 20% अगर होता है 100K का, लेट से सॉरी अगर ये बन जाएगा अराउंड से 15,000, तो वो 50,000 पाउंड वो बच गए उसके, ठीक है, गवर्नमेंट ने दे दिए तो 25,000 पाउंड उसको ये मिल गया वापस। अच्छा, यानी इतना एनकरेजमेंट है सीड इन्वेस्टमेंट की तरफ, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अय्याशी करो। हाँ बिल्कुल, और अगर कंपनी बस्ट हो जाती है आपकी, आप कहते हैं आपने कोशिश की नहीं हुआ, आपने कहा या सॉरी गाइस यू लॉस्ट द मनी, 20,000 आपको लॉस्ट हो गए, वो जाएगा अभी टैक्स रिटर्न में कहेगा या 20,000 में लॉस हो गया, उसके ऊपर 20% रिलीफ ले लेगा HMRC से, ठीक है, तो यानी 20,000 खर्च किए थे, उसका मतलब ये है 10,000 तो वापस मिल ही गया ना पहले। हाँ 10,000 वो मिल गया, और 20,000 का 20% मिल गया, 20,000 का 4,000 ना 4,000, हाँ, तो 14,000 उसको वापस आकर 6,000 उससे लॉस हो गया, स्टिल हैप्पी। तो और ये जो स्कीम है इसमें ना वो गवर्नमेंट काफी स्क्रूटनी करती है डाटा की। द रीजन इसके ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, दे आर इन्वेस्टर इन द एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्वेस्ट करें। हाँ, इवन दो वी आर नॉट यंग, लेकिन जो भी बिजनेस आइडिया उस आइडिया में मतलब नहीं है लेकिन पीछे कोई
स्टेबिलिटी नहीं है और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उस तरह का भी लोग है ना। बिल्कुल। तो ये उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और और ये गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि आप इन्वेस्ट करें, और आप इन्वेस्ट करेंगे आपको देखिए कितना बड़ा ह्यूज बेनिफिट है। और आपको शायद पता हो कि कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट गोइंग टू इंक्रीज, और अभी मेरे पास एक आर्टिकल अभी कल ही मैंने पढ़ा कि 188% इंक्रीज इन SEIS इन्वेस्टमेंट सिंस द लेबर वोन द इलेक्शन। क्योंकि एक्सपेक्टेड ये कि लेबर गवर्नमेंट अक्टूबर में कैपिटल गेन इंक्रीज करेगी टैक्सेस, तो लोग सीड में इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा ताकि उनको कैपिटल गेन ओ जाहिर उनके टैक्स पैसे सेव हो रहे हैं ना, क्योंकि वो जिस प्रॉपर्टी में करेंगे टैक्सेस देंगे, जिस जगह पे करेंगे टैक्सेस देंगे, सीड पे जाके करेंगे उनको गेन ही मिलेगा और जीरो कैपिटल गेन टैक्स। वाओ, बड़ी बहुत ही खबर है। तो इसके अंदर ये है कि इसी तरह इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके अंदर आपको 50 SEIS में 50% रिलीफ मिलता है, और EIS के अंदर आपको 30% रिलीफ मिलता है फॉर 1 मिलियन। ओके, तो इसके अंदर क्राइटेरिया है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया चेक करना पड़ता है कि आप एलिजिबल हैं, मिनिमम पीरियड है 3 साल का, वो सारी चीजें अगेन चेक करनी पड़ती है। अगेन यू नीड टू डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर to discuss this thing. So these are all 10 tax tip and who we are. मैंने आपको फिल्म टैग अकाउंटेंट है, टैक्स एडवाइजर है, बिजनेस एडवाइजर है। तो बहुत सारा डेटा आपने दे दिया है और ओवरवेल्म हो गया हूं मैं, और सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। अच्छा ये भी ये भी ये भी ये भी, और आई थिंक आपने वो एक पूरा पूरा पैंडोरा बॉक्स खोल दिया, और उससे ये भी आइडिया हो रहा है कि वो गवर्नमेंट किस तरह से हमें सपोर्ट कर रही है, स्ट्रक्चर कितने अच्छे उनके बने हुए। साथ में ये आइडिया हो रहा है कि नहीं पता कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं पता, ना कोई आइडिया है, और किसी चीज के बारे में भी नहीं पता। वो पेंशन स्कीम्स के बारे में भी नहीं पता, इन्वेस्टमेंट डोमेन में वो नहीं पता, टैक्स कैसे मैनेज करना है, फैमिली कैसे यूटिलाइज होगी, वो कुछ भी नहीं पता। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी बोलिए। अब बस छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दूं क्योंकि हम जा रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इट्स नॉट अ टैक्स एडवाइस, इट्स जस्ट अ एजुकेशनल थिंग्स है। एब्सोल्युटली, कोई एडवाइस या कोई एब्सोल्युटली इसमें नहीं वो है, तो आपको इसके आपका लिसनर जो पर्टिकुलर है वो केस जो है एडवाइस वो डिफरेंट हो सकता है किसी का भी, और वो उस पे आपको एक ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट लोग चाहिए उस केस को एनालाइज करने के लिए, ताकि आपके सर्कमस्टांसेस को देख के एडवाइजरी हो। ये तो जर्नल इंफॉर्मेशन दे दी कि टैक्स किस तरह से क्या सिस्टम बना हुआ कैसे, और उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो उसका हमें बहुत अच्छा आइडिया हो गया, और आई थिंक इसने और नए क्वेश्चंस दिमाग में ऐड कर दिए। और मैं अब करेज करूंगा लोगों को मेरे नेटवर्क में भी जो है कि वो भाई आप जो है ना वो एक दफा हम इसको देखें जरूर, समझें जरूर, क्योंकि ये जितना हम समझेंगे इतना ही हमें इससे फायदा होगा। बिल्कुल दूर रह के ना हमें नुकसान ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह अभी आप यूएई की इंफॉर्मेशन, दुबई, ओमान, अब जिस तरह मैंने आपको जो ओमान वाला लेक्चर सुना है, और मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट टाइम इतनी इंफॉर्मेशन मुझे पता चली, वरना मैं ख्याल में मैं समझता था ओमान इज जस्ट लाइक अ डेजर्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन आती मैं तो सोच में पड़ गया, बल्कि मैंने वाइफ से भी मैंने कहा ये देखो ओमान तो इज द न्यू वर्ल्ड, ये तो पूरी वो दुनिया है। तो आपको डिटेल्स में जाना होता है ना चीजों को समझने के लिए, तो वो वही टैक्स का भी है। टैक्स एक पूरा इतना जबरदस्त चक्कर है कि अगर इसको आप समझ जाए तो अल्टीमेटली यही एडवाइस है कि अगर आपने जो भी करना है फाइनेंशियल डिसीजन, फ्री टू डिस्कस। वैसे भी हम 30 मिनट हमारी फ्री कंसल्टेशन होती है, और कोई भी बंदा किसी ने भी अगर लेनी है डिस्कस, फील फ्री टू डिस्कस, तो हम उसके साथ हैप्पी टू चैट। नहीं, मैं आपको अभी फॉरवर्ड करने हाँ, लगा। अभी मैं हाँ, ये वीडियो डालूंगा, मैं शेयर करूंगा, और मैं ये आपको बता भी रहा हूँ कि मैं लोगों से कहूंगा कि यार ये तुम देखो, तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें कितना पता था इसके बारे में। मैं यही कहता हूँ ना उनसे, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो 90% लोग कहेंगे भाई ये नहीं पता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ना लोगों के साथ, तो जब टैक्सेस की हम बातचीत करते हैं तो लोगों का जो बिहेवियर होता है टैक्सेस पे वो होता है फेयर। अरे टैक्स बढ़ जाएगा, अरे ये हो जाएगा। कोई मुझे ये नहीं लगता, वो नहीं लगता कि अरे यार टैक्स कोई बात नहीं, ये जरूर ऐसा करेंगे, जरूर वो कुछ होगा, जरूर कुछ ना कुछ ये हो जाएगा। वो नहीं, पॉजिटिव वाइब जो आती है टैक्स से, जी बिल्कुल, उससे मुझे आइडिया हो रहा है कि जो जो उनके पास पॉजिटिव वाइब नहीं है, इसका मतलब है वो जानते ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि टैक्स इज नॉट अबाउट मनी। टैक्स जो है वो वैल्यू को एक्सचेंज करने का नाम है, जिसमें गवर्नमेंट इज योर पार्टनर, क्योंकि वैल्यू
वो सड़कों पे जा रहा है ना टैक्स इवेंचुअली। वो जो पूरा सिस्टम चल रहा है इस कंट्री का, NHS चल रहा है और ये स्कूल्स चल रहे हैं आपके पास घूम के। तो वो मेरे 300 पाउंड ज्यादा कट गए और 200 पाउंड ये हो गया और 500 पाउंड या मेरा 10,000 पाउंड की लायबिलिटी आ गई, दैट इज नॉट इनफ बिकॉज यू डू नॉट अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई कि वो पॉजिटिव वाइब नहीं है इसकी तरफ। तो इसीलिए वो जो इतने बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोचिए ना कि मिलियनर्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स बैठे हुए हैं यूके के अंदर, कैसे बैठे हुए हैं? उनका तो बड़ा उनको तो भाग जाना चाहिए था इस मुल्क को बहुत अरसे पहले कि भाई ये तो टैक्स लेते हैं। नहीं वो they are managing their tax efficiently. Managing their tax effectively. They know how to structure the things. That is the key. How to manage your tax effectively. And I think that is आपका एजेंडा भी यही है ना, effectiveness of tax. Tax efficiency को increase करो। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ यही हम करते हैं कि उनके साथ बैठते हैं, हम बिजनेस को समझते हैं, उनसे कहते हैं कि अच्छा आप अपनी चीजों को ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर करें, ठीक है? आप स्ट्रेट अवे जाएंगे, आप सोल ट्रेडर बन जाएं, आपका 2 लाख का टर्नओवर है, आधे पैसे नेट प्रॉफिट जितना भी आपका गवर्नमेंट ले जाएगी, इंश्योरेंस आपको स्ट्रक्चर करें, लिमिटेड कंपनी में इसको इस तरीके से करें, अपने पर्सनल प्लान बताएं, आप अल्टीमेटली गोल्स क्या हैं, कैसे रिटायर होना चाहते हैं, क्या एग्जिट कैसे करना चाहते हैं, आप अपने विजुअलाइज क्या करें, वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है? उसको हम रिवर्स इंजीनियर करें कि आपको वो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अपने को लेके चलते हैं, हाउ स्मार्टली। और कितनी अच्छी बात है कि जब कस्टमर आपके साथ अर्ली स्टेज में इन्वॉल्व होते हैं और जब टैक्स रिटर्न सबमिट हो रहे होते हैं और उनको ये खुशखबरी मिलती है कि आपने जो एडवाइजरी दी थी इनको, उसकी वजह से उनकी कितनी सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो गई, टैक्स का फायदा हो गया। क्योंकि अदरवाइज वो विदाउट एडवाइजरी अगर पहुंच रहे होते तो वो बेचारे सर पकड़े बैठे हुए होते कि यार ये तो ये हो गया मेरे साथ, मुझे तो ये देखना चाहिए था। तो द अर्लियर वी प्लान, द अर्लियर वी टॉक अबाउट टैक्स, द बेटर इट इज। क्योंकि लास्ट मोमेंट्स के अंदर जब आप चले जाते हैं तो फिर तो कहते ना। और ये जैसे मेरी भी आपसे काफी बातचीत चलती रहती है टैक्स के सिस्टम में। पाकिस्तान में भी यही है कि हमारा जो टैक्स के कंसल्टेंट है, हम कोई काम करने से पहले उन्हें फोन करते हैं। हम कहते हैं भाई ये खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये गिफ्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बता दें सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, और अगर सही कर रहे हैं तो इसको गलत कर रहे हैं तो सही कैसे करें इसको। हाँ बिल्कुल। और अक्सर हमारे क्लाइंट भी इसी तरह है, यानी कि बहुत सारे हम तो हर फाइनेंशियल डिसीजन पे हम डिस्कस करते हैं। हाल तक के कुछ क्लाइंट तो हमारे ऐसे हैं कि अगर उनका रोड गाड़ी खराब हो जाती है तो फोन करके हमें पूछते हैं गाड़ी खराब हो गई क्या करें रोड साइड उसको रिकवरी को फोन करो। तो वो आपकी जो आपकी रिलेशनशिप जो है वो इतनी ज्यादा वो हेल्पफुल है कि वो कहते हैं भाई आप तो सारे मसले हमारे सॉल्व करो। कुछ कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा जबरदस्त ये मुझे दिया है। मैं आपको अभी आगे और भी एंगेज करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से आपने ना मुझे वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसका एक स्पेशलिस्ट टॉपिक हो तो उस पे भी हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमारा पहला सेशन है ये लाइव जो कि अब लोगों के पास जाएगा और हम लोग इस पर फीडबैक वगैरह देंगे, तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वैल्यूएबल सेशन है। मैं जबकि यहाँ रह रहा हूँ और पहले रह चुका हूँ, मुझे बेइंतहा फायदा हुआ है इस सेशन से। और हमें अब चीजें दरवाजे में दिमाग में खुल गए हैं कि मुझे क्या क्या चीजें अब आपके साथ बाद में ऑफलाइन डिस्कस करनी है। तो थैंक यू सो मच ली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन का खासकर ये प्रेजेंटेशन जो है इसने तो कमाल कर दिया सारा, बड़ा स्ट्रक्चर वे में बनी हुई थी, बहुत अच्छी डिजाइन हुई हुई है और बहुत मजा आया इसको देखने में भी। और आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, खासकर लाइव एग्जांपल्स जो आपने मुझे दिए हैं बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स थी, उससे बड़ी रेलेवेंस क्रिएट होती हुई है। ठीक है अली, तो बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह पे कनेक्ट करते हैं आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।